सो अपना आज का एजेंडा है बेसिकली कि प्ले राइट होता क्या है, राइट। इस टूल के बारे में जानना है, इसके सिलेबस के बारे में जानना है, फीस स्ट्रक्चर समझना है, वाई प्ले राइट इज़ मोर पॉपुलर नाउ डेज, राइट। इसको समझना है और क्या क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हो सकता है नहीं पता कि क्या अदर टूल्स हैं मार्केट में, राइट। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ऑटोमेशन से, कि बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि जिन फंक्शनल बैकग्राउंड से हो या टेस्टिंग बैकग्राउंड से हो, या ऐसा हो सकता है कि नॉन टेस्टिंग बैकग्राउंड से हो, राइट, जिनको ऑटोमेशन सीखना है। तो सबसे पहले ऑटोमेशन टेस्टिंग सीखने के लिए हमारे पास बैकग्राउंड क्या होना चाहिए कि आपका प्री कंडीशन जो है वो मैनुअल टेस्टिंग होना चाहिए, राइट। तो मैनुअल टेस्टिंग जिसको आती है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आती है यू कैन डायरेक्ट पिंग मी, आई विल शेयर द क्लास रिकॉर्डिंग्स, सो यू कैन डायरेक्टली लर्न द मैनुअल टेस्टिंग। ओके, तो हम यहाँ से डायरेक्ट सीधे बात करेंगे ऑटोमेशन टेस्टिंग से। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग में अगर मैं बात करूँ कि जो पॉपुलर टूल्स हैं कौन कौन से हैं, राइट। तो जैसे एग्जांपल की बात करें तो सबको पता होगा कि सेलेनियम इज़ वन ऑफ द पॉपुलर टूल इन द मार्केट। ओके, सेकंड नंबर पे आता है प्ले राइट और थर्ड नंबर पे आता है आपका साइप्रस। तो ये तीनों के तीनों जो टूल है, सेलेनियम, प्ले राइट एंड साइप्रस, सारे के सारे ओपन सोर्स टूल है। ओके, तो ये सारे के सारे ओपन सोर्स टूल है और इन सारे ओपन सोर्स टूल में से हम किसी टूल को भी यूज़ कर सकते हैं इस वेब ऑटोमेशन। ओके, तो सेलेनियम का मेन पर्पस क्या है? वेब ऑटोमेशन। तो सेलेनियम की अगर हमें डेफिनेशन देखनी हो तो सेलेनियम की ऑफिशियल वेबसाइट है, लेट्स से selenium.dev, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, राइट। और इसके अगर डाउनलोड सेक्शन पे आप जाते हो तो सेलेनियम बेसिकली इन 5 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो आप चाहे सेलेनियम विद सी शार्प कर सकते हो, रूबी, जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, राइट। तो इन एक लैंग्वेज सीख सकते हो आप सेलेनियम विद पाइथन के, सेलेनियम विद कोई भी एक लैंग्वेज, राइट। अलॉन्ग विद दैट सेलेनियम पॉपुलरिटी के पीछे का सबसे जो बड़ा कंसेप्ट है वो ये है, क्योंकि एक तो ये ओपन सोर्स है, दूसरा ये मल्टी ब्राउज़र को सपोर्ट करता है। ये सारे ब्राउज़र्स हैं जिसमें आप सेलेनियम में काम कर सकते हो, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। और सेलेनियम आज से नहीं है मार्केट में, ये लास्ट 20 ईयर्स हो गया सेलेनियम को इन द मार्केट, राइट। और आज भी ये सबसे पुराना और सबसे बेहतर टूल है इंडस्ट्री में यूज़ जो हो रहा है, राइट। सेकंड नंबर पे आता है प्ले राइट। प्ले राइट रिसेंटली यू कैन कंसिडर एज ए, इनिशियली स्टार्ट हुआ 2020 से, बट नाउ डेज इन द मार्केट दिस इज़ वेरी पॉपुलर टूल, राइट। अब बात ये आती है कि ये पॉपुलर है क्यों, सबसे बड़ा रीज़न। ओके, जब ऑलरेडी सेलेनियम मार्केट में 20 ईयर्स से है तो प्ले राइट फिर क्यों क्यों हमें प्ले राइट चाहिए? तो एक्चुअल में जो भी पहले सेलेनियम पे काम कर चुके होंगे, राइट, उनको सारा आइडिया होगा सेलेनियम कैसे काम करता है। लेकिन उसके पीछे बहुत सारा लूप होल्स भी है सेलेनियम में। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप सेलेनियम में काम करते हो तो सेलेनियम के पास अपना कोई इनबिल्ट रिपोर्टिंग नहीं है, राइट। अगर आपको रिपोर्ट बनाना है, ऑटोमेशन से रिपोर्ट जनरेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल कोई ना कोई टूल इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चाहे एक्सटेंट रिपोर्ट इंटीग्रेट करो या कुकुम्बर के रिपोर्ट्स इंटीग्रेट करो या फिर आप कोई अदर थर्ड पार्टी, राइट, एलोर रिपोर्ट, ये सब इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। बट प्ले राइट के साथ इसका एडवांटेज है कि आपको अलग से कोई इंटीग्रेशन नहीं चाहिए, आप बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ काम कर सकते हो। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट जनरेट करेगा। इसके अलावा सेलेनियम में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को हैंडल करने के लिए, जैसे वेट को हैंडल करना है तो अलग अलग टाइप के फंक्शंस हमें लिखने पड़ते हैं। ऑटो वेट को हैंडल नहीं करता वो, राइट, जिसकी वजह से अगर आपने स्क्रिप्ट्स को ऑटोमेट किया तो वो स्क्रिप्ट्स हमारे फ्लैकी हो जाते हैं। फ्लैकी होने का मतलब कभी पास हो रहे हैं, कभी फेल हो रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। बट प्ले राइट के अंदर ऑटो वेट मतलब ये वेट को अपने आप में वेट कर लेता है और वेट करके ये जो है, लेट मी एडमिट दैट, ओके, ये खुद से वेट को हैंडल कर लेता है अपने आप और स्क्रिप्ट्स को स्मूथ बनाता है। ये फास्टर है, मतलब इसका जो आर्किटेक्चर है वो सेलेनियम से कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो ये सेलेनियम से फास्ट भी है,
राइट। सो 3 मेजर एडवांटेज आपने देख लिया। इसके अलावा जैसे सेलेनियम में अगर आपको एपीआई ऑटोमेट करना है, राइट, तो थर्ड पार्टी रेसेशो टूल यूज़ करके आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर उसके बारे में भी लर्न करना पड़ेगा। बट प्ले राइट के साथ ऐसा नहीं है। प्ले राइट में इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं जो डायरेक्टली एपीआई को सपोर्ट करते हैं। तो मतलब एक चीज़ आप समझ सकते हो कि प्ले राइट के थ्रू आप डायरेक्ट एंड टू एंड ऑटोमेशन कर सकते हो। तो किसी भी एप्लीकेशन की एंड टू एंड ऑटोमेशन करना है तो दिस इज़ द बेस्ट चॉइस। और ये बना ही इस पर्पज़ के लिए है कि जो सेलेनियम में लूप होल्स थे उसको प्ले राइट ने हैंडल कर लिया, तो अपने आप में ये पॉपुलर हो गया। तो प्ले राइट भी जो है वो मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जस्ट लाइक सेलेनियम। जैसे सेलेनियम का एडवांटेज था कि ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, तो वैसे प्ले राइट भी मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो प्ले राइट आप जावा के साथ भी कर सकते हो, पाइथन के साथ भी कर सकते हो, और सबसे बेस्ट इस टाइम जो सबसे ज़्यादा प्ले राइट का कंसेप्ट जो मार्केट में पॉपुलर है वो जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट के साथ है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आज के डेट में जितने भी मॉडर्न वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन हो रहे हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं नोड जेएस का कंसेप्ट है। नोड जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट की एक सर्वर, राइट, जो जैसे अगर आपको एंगुलर पे काम करना है या रिएक्ट में काम करना है, राइट, तो ये सब जावास्क्रिप्ट की एडवांस लाइब्रेरीज हैं जिनमें वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन हो रहा है। तो ये बहुत अच्छे से टाइटली कपल्ड है प्ले राइट के साथ, और प्ले राइट बहुत आसानी से इन सबको ऑटोमेट कर सकता है। प्ले राइट के अंदर इनबिल्ट इंस्पेक्टर होता है कि ये खुद से आपको लोकेटर या एक्सपाथ खुद से आइडेंटिफाई करके दे देता है, राइट। इसके बाद इसके एडिशनल्स मेथड हैं जो स्पेशली लोकेटर्स को फाइंड कर सकता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे कैपेबिलिटीज इसके पास है प्ले राइट का ओवर द सेलेनियम, जिसकी वजह से ये पॉपुलर है। और सबसे अनदर चीज़ भी ये है कि इसके पीछे जो है ये जो बनाया है टूल उसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। तो अल्टीमेटली इसके पीछे माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म है, राइट। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि इतनी बड़ी कंपनी ने अगर कोई एक ओपन सोर्स सॉल्यूशंस डिज़ाइन किया है, राइट, तो डेफिनेटली वो पॉपुलर होना ही होना है। तो आज के डेट में अगर कहीं पे नया ऑटोमेशन स्टार्ट हो रहा है, राइट, नया प्रोजेक्ट आ रहा है, तो लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं कि रेदर देन यूजिंग सेलेनियम दे आर रेफरिंग द प्ले राइट। ओके। और अगर पुराना ऑटोमेशन भी है तो डेफिनेटली जहाँ पुराना ऑटोमेशन है स्टिल दे आर यूजिंग द सेलेनियम। तो अगर सेलेनियम में एक्सपर्टीज हैं तो दे कैन कंटिन्यू, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। बट स्टिल अगर उनको चैलेंजेस आ रहे हैं तो दे कैन इजिली माइग्रेट टू द प्ले राइट ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें कैसे होंगी, ये सब चीज़ें हम आके आपको बताएंगे, राइट। तो इसके बारे में अगर इन डिटेल हमें जाके सर्च करना हो कि प्ले राइट क्यों इतना एडवांस है, तो आप चैट जीपीटी करो और यहाँ से आप बोल सकते हो कि लेट्स से डिफरेंस बिटवीन प्ले राइट एंड सेलेनियम। ओके। तो प्ले राइट वर्सेस सेलेनियम में क्या डिफरेंस है, तो ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। एंड लेट्स से इसको मैं बोलता हूँ कि चार्ट बना के दे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट इट बी फर्स्ट फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन। ओके। तो जस्ट वेट। गिव मी द कंपैरिजन इन टेबल फॉर्मेट। ओके। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सबसे पहले रिलीज़ कब हुआ। तो प्ले राइट 2020 में आया इनिशियली, और जबकि सेलेनियम 2004 में सबसे पहले रिलीज़ हुआ था, राइट। तो ऑलमोस्ट ये 20 ईयर्स पुराना टूल हो गया और ये रिसेंट में आया हुआ है, राइट। तो शुरुआत के 1-2 साल में इसमें बहुत सारे बग थे प्ले राइट में, धीरे धीरे वो ग्रेजुअली हैंडल्ड हुआ और अब प्रिटी मच मैच्योर टूल बन चुका है, राइट। इसका आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो डायरेक्टली ये ब्राउज़र को कंट्रोल करता है। इसके अंदर जो क्रोमियम इंजन है वो डायरेक्ट ब्राउज़र से इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा फास्ट है। और इसका आर्किटेक्चर अलग है, इसमें बीच में एपीआई काम करता है। तो एपीआई के में भी टाइम तो लगेगा इस रिस्पॉन्स आने में, राइट, कम्युनिकेशन में, तो ये थोड़ा सा स्लो है, राइट। तो एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस किया कि ये फास्ट है बिकॉज ये डायरेक्ट ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होता है।
स्पीड है, क्योंकि स्पीड की बात करें तो फास्टर ड्यू टू द डायरेक्ट ब्राउज़र कंट्रोल। अब ये थोड़ा स्लो है क्योंकि बीच में जेसन के थ्रू ये वायर्ड प्रोटोकॉल मतलब एपीआई के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा है। स्टेबिलिटी की बात करें, जैसे फ्लैकीनेस टेस्ट केसेस है, कभी फ्लैकीनेस टेस्ट केस क्या होता है, जो कभी पास होता है कभी फेल होता है, राइट। तो तो ये जो है प्ले राइट, ये बहुत स्टेबल है इस कंपैरिजन में, राइट। ऑटो वेट इसके अंदर बिल्ट इन मैकेनिज्म है, जबकि सेलेनियम में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके अंदर मोर फ्लैकी टेस्ट केसेस है, वेट और कंडीशंस को हमें मैन्युअली हैंडल करना पड़ता है, जबकि ये सब चीज़ों में इसमें ऑटो है। तो मतलब ये दो चीज़ें ही इनफ है कंपेयर के लिए, बट स्टिल ऑटो वेटिंग में ये डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म है, इसके अंदर अलग से लगेगा। बिल्ट इन टेस्ट रनर, प्ले राइट के पास खुद का अपना टेस्ट रनर है, जबकि इसके साथ हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करना पड़ता है, टेस्ट एन जी या जे यूनिट। अगर जावा में काम कर रहे हो, पाई टेस्ट, अगर पाइथन में काम कर रहे हो तो पाई टेस्ट यूज़ करना पड़ता है, राइट। नेटवर्क इंटरसेप्ट मॉकिंग, अब नेटवर्क इंटरसेप्ट मॉकिंग क्या होता है कि जब भी हम कोई यूआई पे कोई एप्लीकेशन कोई कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो बेसिकली बैकएंड में एपीआई कॉल होता है। जैसे सपोज पर हम एप्लीकेशन में लॉगिन कर रहे हैं, तो लॉगिन जैसे किया तो बैकग्राउंड में लॉगिन की एपीआई कॉल होती है और उसको हम नेटवर्क से इंटरसेप्ट कर सकते हैं। बट सेलेनियम में वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, राइट। उसके लिए हमें रेस्ट एश्योर्ड यूज़ करना पड़ता है। नेटवर्क इंटरसेप्शन जो है ये बिल्ट इन मैकेनिज्म है, इसलिए हमें अलग से कोई लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है प्ले राइट में। क्रॉस ब्राउज़र सपोर्ट यहाँ पे भी है, क्रॉस ब्राउज़र सपोर्ट यहाँ पे भी है, राइट। ये क्या करता है कि मोबाइल एमुलेशन वाले, मतलब अगर आपको मोबाइल टेस्टिंग करना है तो डायरेक्ट डिवाइस की टेस्टिंग आप नहीं कर सकते, बट क्रोम के अंदर, राइट, आपके पास कोई भी एप्लीकेशन अगर आप ओपन करते हो, लेट्स से google.com, ओके, और इस एप्लीकेशन की हमें टेस्टिंग अगर करनी है तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम चीज़ें कर सकते हैं। जैसे इसको इंस्पेक्ट करो तो यहाँ से हमारे पास लेआउट आता है, राइट। तो लेआउट की अगर मैं बात करूँ तो जैसे यहाँ पे, तो यहाँ से हम इसको मोबाइल व्यू में चेंज कर सकते हैं, राइट, कि हमें किस व्यू में करना है। तो लेट्स से यहाँ से जाओ, जैसे आईफोन में टेस्ट करना है या किस में कर सैमसंग में करना है, तो ऐसा व्यू दे सकते हैं। तो ये ब्राउज़र में एमुलेशंस होती हैं बेसिकली। तो प्लेराइट इसको भी सपोर्ट करता है कि डायरेक्ट अगर आपको मोबाइल व्यू में टेस्टिंग करना है तो भी आप इसको ईजिली कर सकते हो। तो ये इनबिल्ट मैकेनिज्म आपको दे दिया इसने, ओके। अलॉन्ग विद दैट, तो कहाँ गया ये मोबाइल टेस्टिंग, और इसके साथ सेलेनियम का एडवांटेज है कि आप रियल टाइम पे रियल मोबाइल डिवाइस पे भी सेलेनियम के थ्रू ऑटोमेशन कर सकते हो, बट उसके लिए एपीएम टूल अलग से सीखना पड़ेगा। ऑल तो उसके बैकएंड में सेलेनियम ही होगा, लेकिन फिर भी इसका रैपर आपको यूज़ करना पड़ेगा ऑन टॉप ऑफ इट, ओके। फिर लैंग्वेज सपोर्ट की अगर बात करें तो पाइथन, जावा, सी शार्प, जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, ये सारे लैंग्वेजेस को ये भी सपोर्ट करता है, और ये सारे लैंग्वेजेस को सेलेनियम भी सपोर्ट करता है। पैरेलल एग्जीक्यूशन, इसके अंदर अगर सेलेनियम में हमें करना हो तो हमें ग्रिड कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ग्रिड इंटीग्रेट करके तब हम पैरेलल एग्जीक्यूशन अचीव करते हैं, या हमें टेस्ट एनजी के थ्रू करना पड़ेगा, राइट। अगर डिफरेंट मशीन्स पे भी करना है, इसके अंदर पैरेलल एग्जीक्यूशन इनबिल्ट आता है। तो जस्ट कॉन्फ़िगरेशन में एक लाइन का कोड ऐड करेंगे तो हमारा पैरेलल एग्जीक्यूशन इनेबल्ड हो जाता है। सेटअप की बात करें तो ये प्रेटी मच सिंपल है। इसके अंदर ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है क्योंकि ड्राइवर अलग से चाहिए, ग्रिड चाहिए, फिर फ्रेमवर्क अलग से बनाओ, ये सब चीज़ें इसके अंदर ऑल इन वन पैकेज है। सी आई सी डी इंटीग्रेशन जैसे इसमें होता है सेम तरीके से इसमें भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इकोसिस्टम की बात करें, कम्युनिटी की बात करें तो ये बहुत तेज़ी से मार्केट में अडॉप्ट हो रहा है आज के डेट में, और सेलेनियम का ऑलरेडी प्रीटी मच मैच्योर मार्केट पहले से ही है क्योंकि ये इतना साल पुराना है, राइट। बट इसकी भी कम्युनिटी बहुत फास्ट ग्रोविंग है। बेस्ट फॉर मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस, फास्ट क्लीन ऑटोमेशन अगर आपको करना है तो बेस्ट है प्लेराइट। और ये इंटरप्राइज वाइज भी ठीक है क्योंकि सेलेनियम भी आज तो कर ही रहा है मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस को सपोर्ट, बट प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, ज़्यादा स्किल्स चाहिए होती हैं सेलेनियम के साथ, राइट। लर्निंग कर्व ये ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू सेलेनियम। तो ये सारे हाई लेवल जस्ट मैंने कंपैरिजन दिखाया आपको कि क्यों प्लेराइट मार्केट में पॉपुलर है। इसके एक भी ड्रॉबैक नहीं है एज कम्पेयर टू सेलेनियम, राइट। हमें सिर्फ एडवांटेज ही एडवांटेज दिख रहा है जबकि ड्रॉबैक नहीं है, राइट। इस वजह से ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट होने के नाते, राइट, ये ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। और आने वाले टाइम पे अगले लेट से 2 से 3 सालों में हो सकता है कि सेलेनियम को मार्केट से ये ख़त्म कर दें, लेकिन कहा नहीं जा सकता कुछ भी क्योंकि सेलेनियम 5 अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मतलब सेलेनियम 5 पे काम चालू है, राइट।
उसमें भी वो नए फीचर लेके आ रहे हैं कि एआई भी आएगा उसमें, राइट। और साथ के साथ उनके अंदर जो लूप होल्स थे वो भी वो ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनको प्ले राइट से कम्पिटिट करना है तो अपनी प्रॉब्लम्स को फिक्स करनी पड़ेगी और प्ले राइट जैसा सिंपल आर्किटेक्चर देना पड़ेगा। तो कब आएगा, अभी उसका कोई ऑफिशियल डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है। हो सकता है 1 साल में आए, 2 साल में आए, 3 साल में आए, लेकिन अभी कुछ भी पता नहीं है। लेकिन अगर सेलेनियम का नया वर्जन आता है, प्रॉब्लम्स को अगर वो सेल्फ हैंडल कर लेता है, तब भी वो एग्जिस्टिंग मार्केट का बादशाह तो रहेगा, नो डाउट। लेकिन अगर अपडेट वो नहीं करता है क्विकली, तो सेलेनियम उसको, ये प्ले राइट उसको टेक ओवर कर लेगा। फिर हर जगह प्ले राइट ही, क्योंकि आज की इंडस्ट्री की बात करें, एटलीस्ट नेक्स्ट 1 ईयर की अगर मैं बात करूं, जो विजिबिलिटी है मार्केट की, प्ले राइट को तो सेलेनियम डिफीट नहीं कर सकता। तो प्ले राइट तो रहेगा और ग्रेजुअली बहुत तेजी से एक्सपोनेंशियली इसको यूज़ कर रहे हैं। कहीं पे भी नया प्रोजेक्ट है, प्ले राइट यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है प्ले राइट की, और वो हायरिंग भी कर रहे हैं, तो प्ले राइट मैंडेटरी हो गया है। गुड टू हैव सेलेनियम, मतलब गुड टू हैव। अगर सेलेनियम आपको आती है तो दिस इज गुड टू हैव, बट प्ले राइट इज मैंडेटरी स्किल्स फॉर एवरीवन। ओके। अब चूंकि प्ले राइट भी मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, कि प्ले राइट के साथ आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर सकते हो, राइट। तो होता क्या है कि जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट के साथ ये सबसे ज़्यादा फेमस क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मॉडर्न एप्लीकेशन बन रहे हैं वो जावा स्क्रिप्ट बेस्ड है, और अगर जावा स्क्रिप्ट से कम्युनिकेशन करना है तो और फास्ट हो ही जाएगा। एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज को हम यूज़ कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें रीयूज़ हो जाएंगी। तो इस वजह से प्ले राइट विद टाइप स्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा फेमस है। अब जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या है बेसिकली? तो जावा स्क्रिप्ट जो है, मतलब टाइप स्क्रिप्ट के बैकग्राउंड में जावा स्क्रिप्ट ही है एक तरीके से। तो ये बोल सकते हो कि जावा स्क्रिप्ट में जो लिमिटेशंस हैं वो हैंडल्ड हो रखी है टाइप स्क्रिप्ट में। तो अगर एडवांस लेवल पे जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करना है, देन यू कैन कंसिडर एज अ टाइप स्क्रिप्ट। तो इसीलिए इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो टाइप स्क्रिप्ट के साथ ज़्यादा है। बट इस सिलेबस में हम जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट दोनों कवर करेंगे, क्योंकि समटाइम्स आपको जावा स्क्रिप्ट भी लिखना पड़ सकता है, ठीक है, अगर आपको आउट ऑफ बॉक्स कुछ करना है। और अगर जावा स्क्रिप्ट आपको आ गया तो टाइप स्क्रिप्ट ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए ये दोनों लैंग्वेज को हमें कंसिडर करना है। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्ले राइट क्यों पॉपुलर है। किसी को कोई डाउट, अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, तो प्लीज़ लेट मी नो, एल्स वी कैन मूव। सर जो साइप्रस है मतलब उसका कैसा है? तो साइप्रस में लाइक एक लिमिटेशंस है। साइप्रस जो है वो सिर्फ और सिर्फ जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट के साथ ही चलता है, राइट। तो इसको अगर जावा में काम करना है तो नहीं कर सकते। अगर आपको सिंपल सा पाइथन में काम करना है तो साइप्रस पे काम नहीं होगा। तो साइप्रस सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, वो दिस, पहला लिमिटेशन। दूसरा ये है कि इसके साथ भी इनबिल्ट रिपोर्टिंग वगैरह का कंसेप्ट नहीं आता, जो कि प्ले राइट के साथ आता है। तो ये सिर्फ अगर मॉडर्न एप्लीकेशंस को, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट बेस्ड एप्लीकेशन है, तो साइप्रस कैन बी ऑल्सो एन नेक्स्ट चॉइस, राइट। ये प्ले राइट से भी पुराना टूल है, ये 2017-18 में आ गया था। तो जब तक प्ले राइट मार्केट में नहीं था, तब साइप्रस जो था सेलेनियम का कंपटीटर हुआ करता था। तो जितने भी मॉडर्न एप्लीकेशंस हुआ करती थी वो साइप्रस में यूज़ होती थी। लेकिन जैसे ही प्ले राइट आया, लोग साइप्रस से निकल के इस पे आ गए, प्ले राइट पे। तो साइप्रस को ख़त्म कर दिया इसने अब। तो अगर आपके पास अब चॉइस है प्ले राइट का, तो प्ले राइट का काम करने का तरीका सिमिलर है जैसे साइप्रस करता है। सेम ब्राउज़र इंटरेक्शन ये यूज़ करता है, सिमिलर टाइप से ये क्रोमियम इंजन बैकग्राउंड में यूज़ करता है, जिसकी वजह से ये फास्ट है। तो साइप्रस फास्ट था सेलेनियम के कंपैरिजन में, और अगर जिसको जावा स्क्रिप्ट में काम करना होता था तो वो साइप्रस यूज़ करता था। बट जब से प्ले राइट आया, वही सारे फीचर इसके पास भी है, बट ये वर्सटाइल है, सारी चीज़ें सिंपल एक ही जगह पे है। तो इसलिए प्ले राइट यूज़ होना स्टार्ट हो गया। तो अब धीरे धीरे मार्केट में 2-4 सालों में देखोगे कि साइप्रस खत्म हो जाएगा मार्केट से, तो बचेगा क्या? सेलेनियम एंड प्ले राइट ही। तो प्ले राइट की पॉपुलरिटी बढ़ती जा रही है। सेलेनियम पहले से पॉपुलर है, आज भी पॉपुलर है। इसकी कम्युनिटी और सबसे ज़्यादा मार्केट में रिसोर्स आज भी सेलेनियम के ही मिलेंगे, लेकिन प्ले राइट के रिसोर्स कम मिलेंगे। अब जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्ले राइट ज़्यादा एडवांस है, अच्छा है, इसलिए क्योंकि प्ले राइट नया है मार्केट में, तो बंदे कम हैं। तो अगर वैकेंसीज निकलेगी, आपको प्ले राइट पता है, तो ज़्यादा टफ इंटरव्यू नहीं होगा, क्विकली इंटरव्यू क्रैक करके आप इजीली जॉब कर सकते हो। लेकिन सेलेनियम में क्या है, बहुत पुराना है, बहुत बंदे हैं मार्केट में, तो वैकेंसीज आएगी तो इसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा। एक वैकेंसीज आएगी तो 100 बंदे अप्लाई करेंगे उस पर,
राइट। और इंटरव्यू का लेवल भी बहुत मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि जावा है बैकग्राउंड में, राइट। तो इसकी कम तो चैलेंजेस भी इसमें बहुत सारे हैं, तो जिसकी वजह से इसका इंटरव्यू थोड़ा टफ होता है। लेकिन अभी भी मार्केट में देखा जाए तो सेलेनियम कम नहीं है ऐसा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सेलेनियम बंद करके सब लोग प्ले राइट पे काम करो, ऐसा भी नहीं है। अगर आपकी कंपनी में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि सेलेनियम पे काम करना है, तो यू हैव टू गो टू द सेलेनियम, यू डोंट हैव एनी चॉइस। बट अगर आपको नए प्रोजेक्ट में काम करना है और वहाँ पे प्ले राइट ही मिलेगा, या मोस्टली आपको लग रहा है कि कहीं से कॉल आ रही है, प्ले राइट मांग रहे हैं और आपको जॉब स्विच करना है, तो डेफिनेटली दिस कुड बी द योर बेस्ट चॉइस देन, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अच्छा है और डिमांड भी है। इंटरव्यू का जो सिचुएशन होगा वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, राइट। क्योंकि अगर जैसे बस सेलेनियम में देखते हो आप इंटरव्यू, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जावा से पूछे जाएंगे, जावा के प्रोग्राम लिखवाए जाएंगे, ऐसा चीज़ें करनी होगी। प्ले राइट में ऐसा ज़्यादा नहीं होगा। तो प्ले राइट का जब इंटरव्यू होगा तो मोस्टली प्ले राइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना कि टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट से मिनिमम क्वेश्चन होगा, आर्किटेक्चर पूछे जाएंगे, मेन कमांड कौन से हैं, फंक्शंस कैसे बनाया, कैसे आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया, इन सब पे मेन फोकस होगा। बट अल्टीमेटली सारे क्वेश्चंस प्ले राइट से रहेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, सिलेनियम से क्वेश्चन लोग कम पूछते हैं, जावा से ज़्यादा पूछते हैं। तो दैट्स द डिफरेंट थिंग। और जावा बहुत फास्ट है, प्रोग्राम लिखवाएंगे तो फंस जाओगे। तो इसलिए प्ले राइट का इंटरव्यू क्रैक करना आसान है एज कंपेयर टू सिलेनियम जावा। ठीक है, और किसी कोई क्वेरी? सर जो सेलेनियम में जो हम यूज करते हैं मेथड्स, जो कॉन्सेप्ट वही प्लेराइट में है क्या? जो देखो, अब जैसे मैं बात करूं कि सेलेनियम में बहुत सारे लूप होल्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि डिफरेंट ब्राउजर के टैब को हैंडल करना हो तो डिफरेंट कोड लिखना पड़ता है, राइट। अगर आपको फ्रेम पे काम करना है तो डिफरेंट तरीके से उसको हैंडल करना पड़ता है, प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, राइट। बट ऐसी चीज़ें, ये चैलेंजेस आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ये प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे होंगे एग्जिस्टिंग ओके। लाइब्रेरी में। तो कोई भी उसको इजिली कर सकता है। तो बाकी और जो सर काम जावा सेलेनियम के करेगा वो सारे काम प्ले राइट इजिली करेगा। हाँ बोलो। जावा के में भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज होते हैं, जैसे अरेज है, स्ट्रिंग्स है, उसके भी मेथड्स है। हाँ, तो ऑफकोर्स देखो, डिपेंड करता है कि अगर आप प्ले राइट विद जावा यूज करते हो इन बैकग्राउंड, सिंपल सी बात है। तो जावा के अलग लाइब्रेरी है, पाइथन की अलग है, जावा स्क्रिप्ट की अलग है, राइट। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर प्ले राइट के बैकग्राउंड में अगर आप जावा यूज करते हो तो डेफिनेटली जावा का पूरा कंसेप्ट इसके अंदर इनबिल्ट हो जाएगा। तो जावा के चाहे वो स्ट्रीम एपीआई हो, कोई भी एडवांस हो, सारी चीजें इसको सपोर्ट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि कौन सी लैंग्वेज आप यूज करते हो। तो अगर जैसे अगर आपको सेलेनियम भी करना है विद जावा स्क्रिप्ट, तब भी आप कर सकते हो। तो आपको सेलेनियम में वेब ड्राइवर आईओ यूज करना पड़ेगा, तब भी आप काम कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर स्पेसिफिक कंपैरिजन की बात करो, कि अगर लेट्स से हाई लेवल कंपैरिजन की बात करो, तो हर एक मामले में प्ले राइट अच्छा है ओवरऑल। ऐसा कोई आपको एडवांटेज नहीं दिखेगा, आप चाहे पूरा गूगल कर लो, ऐसा कोई भी एडवांटेज नहीं दिखेगा कि जो कि सिलेनियम कर सकता है प्ले राइट नहीं कर सकता, एक्सेप्ट मोबाइल। लेकिन मोबाइल के लिए भी सेलेनियम नहीं, एपीएम है, वो अलग से एक लाइब्रेरी लिखी गई है ऑन टॉप ऑफ सेलेनियम, राइट। तो आपको सेलेनियम सीख के कहो मोबाइल ऑटोमेशन कर लोगे तो नहीं कर पाओगे, एपीएम तो सीखना पड़ेगा आपको। तो दैट्स द एडवांटेज यू कैन कंसिडर अभी तक कि सेलेनियम से मोबाइल भी ऑटोमेट होता है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता, आपको एपीएम के थ्रू करना पड़ता है। तो दैट इज एडिशनल टूल यू हैव टू लर्न, एडिशनल कैपेबिलिटीज यू हैव टू लर्न, डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ यहाँ पे भी है कि डायरेक्ट ये सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हाँ आगे चल के इसके अंदर भी सपोर्ट आ जाएंगे इजिली, तो ये प्ले राइट भी मोबाइल को करने लगेगा। सिंपल है, ठीक है। और कोई क्वेरी किसी को कंपैरिजन को लेके? नहीं है, ओके। तो लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस, कि सिलेबस में हम क्या कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट, बेसिक्स टू एडवांस प्ले राइट का कंसेप्ट, जितना भी प्ले राइट के कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे हमें यहाँ पे लर्न करने हैं, राइट। फिर सेकंड नंबर पे जावा स्क्रिप्ट हमें पढ़ना है पूरा एंड टू एंड। फिर हमें टाइप स्क्रिप्ट पढ़ना है, ओके। फोर्थ, हमें इसके अंदर कई सारे अलग अलग लाइब्रेरीज को इंटीग्रेट कर सकते हैं,
राइट। जैसे डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क, अगर हम जैसे सेलेनियम की बात करें, सेलेनियम विद जावा तो टेस्ट एनजी, राइट। फिर उसके अंदर हम जे यूनिट, ये सब फ्रेमवर्क पे काम करते थे इंटीग्रेट करके। तो वैसे ही यहाँ पे भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो, जैसे जैस्मिन को कर सकते हो, राइट। मोका को कर सकते हो, कर्मा को कर सकते हो। फिर जैसे एसर्शंस लाइब्रेरीज होती हैं, तो वैसे इसके पास एसर्शंस लाइब्रेरीज भी हैं, जैसे चाय, एक्सपेक्ट डॉट जे एस, राइट। तो ये सब भी चीज़ें हमें इनबिल्ट इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं इजीली, राइट। तो इससे आप टीडीडी अप्रोच भी यूज़ कर सकते हो और इसमें आप बीडीडी भी अप्रोच यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे फिर नेक्स्ट फ्रेमवर्क पढ़ने वाले हैं BDD/TDD अप्रोच। बोथ अप्रोच में हम कैसे टेस्ट फ्रेमवर्क बना सकते हैं, जैसे सेलेनियम में टेस्ट एनजी बेस्ड फ्रेमवर्क भी होता था, कुकुम्बर बेस्ड भी होता था। तो वैसे ही यहाँ पे भी मतलब हम TDD अप्रोच मतलब टेस्ट ड्रिवन भी कर सकते हैं, राइट, ये सब लाइब्रेरीज को यूज़ करके। अदरवाइज आप सीधे सीधे इसमें भी कुकुम्बर का इम्प्लीमेंटेशन है जो कि आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फ्रेमवर्क लेवल पे हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आपको काम करना होगा, जैसे गिट वगैरह हो गया, पाइपलाइन बनाना हो गया, या फिर जेनकिंस पे काम करना हो गया, राइट। ये सारी चीज़ें जिसको हम बोलते हैं CI/CD/CD, ये सारे काम इसमें हम इसलिए कर सकते हैं। और 7th नंबर पे हम इसके अंदर API भी ऑटोमेट करेंगे। अब API ऑटोमेशन दो तरीके से होगा, कि अगर किसी को API पहले से ही कुछ भी नहीं पता है, तो API की हमें मैनुअल भी लेनी पड़ेगी क्लासेस, मैनुअल टेस्टिंग प्लस ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो मैनुअल जो है वो हम किस में करेंगे, पोस्टमैन के थ्रू या SOAP API, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो लॉजिकली मोस्ट पॉपुलर इज पोस्टमैन। तो पोस्टमैन में हम मैनुअल भी कर सकते हैं और साथ के साथ इससे ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। तो अगर आपके कंपनी में है तो हम पोस्टमैन के थ्रू भी मैनुअल ऑटोमेशन करेंगे और प्ले राइट से तो करेंगे ही करेंगे, राइट। तो एंड टू एंड आपको अगर ऑटोमेशन करना है तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे कवर हो जाएंगी, राइट। तो ये हमारा हाई लेवल सिलेबस है। तो अब इसी के अंदर अगर हम ब्रेक डाउन करें तो प्ले राइट के बहुत सारे मॉड्यूल्स आ जाएंगे, बहुत सारे एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। फिर लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के अंदर भी सारी चीज़ें आ जाएंगी। और फ्रेमवर्क को भी ड्रिल डाउन करोगे तो इसके अंदर जैसे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल डिज़ाइन पैटर्न्स वगैरह है, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे इनबिल्ट होंगी। गर्किन कैसे लिखना है, स्टेप डेफिनेशन कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें इनबिल्ट है, राइट। तो ये हाई लेवल आपका सिलेबस हो गया। तो ये मेन कंपोनेंट्स है जो हमें पढ़ने हैं, इसी के अंदर इन डेप्थ जाके सारी चीज़ें करना है। तो आर इंटेंशन इज कि जस्ट नॉट लर्न द थिंग्स आर थियरेटिकली, बट हमें प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट पे एंड टू एंड ऑटोमेशन अचीव करना है, ठीक है। तो ये हमारा एंड गोल है। सर इसमें पाइथन भी यूज होगा क्या? नहीं, तो ये जो बैच है ये स्पेशली फॉर टाइप स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट। तो आपको कोई एक ही लैंग्वेज सीखनी है। तो अगर पाइथन सीखना है तो सारा सिलेबस सेम रहेगा, ये तीन चीज़ें चेंज होकर पाइथन की चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। जैसे लैंग्वेज पाइथन आ जाएगा, फिर यहाँ पे पाई टेस्ट आ जाएगा, बिहेव फ्रेमवर्क आ जाएगा, रोबोट फ्रेमवर्क आ जाएगा, ऐसे कंसेप्ट अलग हो जाएंगे। बट प्ले राइट स्टिल रिमेन सेम। फिर कोड लिखने का स्टाइल अलग जो हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप जावा यूज़ करते हो तो फिर कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर है। तो अगर आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती है तो दैट्स इनफ, तो आपको दूसरा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, तो मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज जो है वो जावा है, नो डाउट। बट उससे भी ज़्यादा डिमांडिंग तो पाइथन है लेटेस्ट में, राइट। बट करंट मार्केट के हिसाब से अगर प्ले राइट की बात करो तो प्ले राइट टूल सबसे ज़्यादा जो मार्केट में वैकेंसी है वो टाइप स्क्रिप्ट के साथ है। सिंपल सी बात है। तो अगर आपको सीखना है तो प्ले राइट विद पाइथन भी सीख सकते हो, प्ले राइट विद जावा भी सीख सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें क्या हुई कि किस पर्पज़ के लिए लर्न कर रहे हो। अगर आपको जॉब चेंज करने के लिए करना है तो जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी मार्केट में है वही चीज़ें करनी पड़ेगी ना आपको। अब ऐसे तो सेलेनियम भी सीख सकते हो, तो सेलेनियम विद जावा भी सीख सकते हो, सेलेनियम विद पाइथन भी कर सकते हो, सी शार्प भी कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट के साथ भी कर सकते हो। लेकिन सेलेनियम में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग क्या है, जावा है। बट यहाँ पे प्ले राइट के साथ सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी है, टाइप स्क्रिप्ट की है। तो ये अलग अलग कंसेप्ट है। तो एक भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको आती है तो दूसरा आप सेल्फ लर्निंग से कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। कोई ऐसा बड़ा चैलेंज नहीं है। अल्टीमेटली सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट सिमिलर हैं, सिर्फ है क्या, सिंटैक्स अलग अलग होते हैं और वो आपकी सेल्फ कैपेबिलिटीज़ के ऊपर होता है। आप खुद से भी उसको लर्न कर सकते हैं, दैट्स नॉट ए चैलेंज। बट दिस बैच वी विल बी फोकसिंग ऑन द जावा स्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि मैक्सिमम जो डिमांड है लोगों की वो यही है।
इस बैच में। और अगर जिसको स्पेसिफिक टू द जावा चाहिए या पाइथन चाहिए, देन यू हैव टू वेट फॉर अनदर बैच। जब उसकी बैच बनेगी देन यू कैन ज्वाइन। अदरवाइज दिस बैच इज डेडिकेटेड टू द जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट। तो सिलेबस को लेके किसी को कोई डाउट? इसमें लाइव प्रोजेक्ट्स का कितना पार्ट रहेगा? लाइव प्रोजेक्ट लाइव प्रोजेक्ट पूरा पार्ट इसमें 100% है। मतलब हम फर्स्ट डे से ही कोड लिखना चालू करेंगे। तो मतलब हमारा कंसेप्ट ये है कि हम थियरी नहीं पढ़ने वाले। हमारे पास कोई पीपीटी नहीं होगी, ना ही हम पीपीटी से आपको पढ़ाने वाले हैं, ना ही हम आपको थियरी पढ़ाने वाले हैं। तो फर्स्ट डे मतलब आज से जैसे सिलेबस बताने के बाद अभी जैसे एक्सप्लेन करूँगा, अगले नेक्स्ट आवर में मैं सीधे सीधे सिस्टम आपके सिस्टम रेडी कर दूंगा। मतलब क्या क्या चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है। और कल से कोडिंग चालू। तो पर डे हमें कोड ही लिख के समझना है। सारी चीज़ें जो भी मैं कराऊंगा मैं अपने सिस्टम पे कराऊंगा, प्रैक्टिकली आपको अपने सिस्टम पे करना है। ऐसा जो भी थियोरेटिकल पार्ट होगा वो आपको मैं बता दूंगा, आप पहले से पढ़ के आ जाओ या पढ़ लो, या मटेरियल में शेयर कर दूंगा, या आपको बताऊंगा चैट जीपीटी से कैसे पढ़ना है बेसिकली। ठीक है। और एक एडवांस चीज़ और भी है कि इस बैच में मैं आपको एआई भी सिखाऊंगा। एआई का रीज़न ये है, एआई में एलएलएम का मतलब हो गया कि एलएलएम को आप कर सकते हो कि जैसे चैट जीपीटी कैसे यूज़ करते हैं, राइट। चैट जीपीटी हो गया, या फिर आपका डीप सीक हो गया लेट से, या फिर आपका ग्रोक हो गया, राइट, परप्लेक्सिटी हो गई। ऐसा ये सारी चीज़ें जो आपके आते हैं एलएलएम मॉडल्स में आते हैं, राइट। इसके अलावा जो कोड बेस है, जैसे अगर आपको कोडिंग में एक्सपर्ट बनना है तो आपको कंसेप्ट पता है, बट आप चाहते हो कि एआई तुम्हारे बिहाफ पे कोड लिखे। जैसे अगर आप खुद से कोड लिखते हो तो एक दिन में 10 टेस्ट केसेस ऑटोमेट करते हो, लेकिन अगर आप एआई यूज़ करोगे तो एक दिन में हो सकता है 50 टेस्ट केस ऑटोमेट कर लो, राइट। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो इसलिए कंपनीज क्या कर रही हैं आज के डेट में, एआई भी साथ में मांग रही हैं। तो एआई अगर आपको आ रहा है तो अच्छा है। तो एआई के कंसेप्ट में भी हम डे टू डे लाइफ में, मतलब इनिशियली तो नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि रीज़न है अगर आप एआई यूज़ करना चालू कर दोगे तो वो खुद से कोड लिखना चालू कर देगा, कोड सजेस्ट करने लगेगा, तो आप टाइप नहीं करोगे, तो आपका हैंड्स ऑन नहीं होगा। कंसेप्ट तो पता चल जाएगा लेकिन हैंड्स ऑन नहीं होगा। तो इनिशियली जो पूरी कोडिंग हम करेंगे वो पूरा का पूरा किस पे करेंगे, सेल्फ कोडिंग, खुद से कोड लिखेंगे, जिससे हमारा कोड का हैंड्स ऑन हो जाए, प्रॉपर आर्किटेक्चर समझ में आ जाए, कौन सा कोड कब कहाँ यूज़ करना है। बाद में टाइम बचाने के लिए हम एआई को यूज़ करके, जब टेस्ट केसेस ऑटोमेट किया, जैसे 20-25 टेस्ट केसेस आपने ऑटोमेट कर लिया, अब आपको स्पीड बढ़ानी है, तब एआई यूज़ करके उसको कैसे स्पीड अप कर सकते हैं, जैसे कंपनी में चाहिए। तो वो कंसेप्ट, तो उसके उसमें मैं आपको ट्रेंड करूँगा लेट से कि को पायलट कैसे यूज़ करना है, जो कि बहुत ही फेमस है, राइट। इसके बाद आपको विंड सर्फ कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बताऊँगा। कर्सर एआई कैसे यूज़ करते हैं कंपनीज में, इसके बारे में। तो ये जो 3 मेजर टूल हैं आज के इंडस्ट्री में कोडिंग के लिए, वो तीनों मैं यूज़ करूँगा, और साथ में एलएलएम तो यूज़ करता ही रहूँगा, राइट। तो ये सारे आपके एआई भी इसके अंदर इनबिल्ट है इस दिस बैच। ओके। अगले बैच में इसके अलग से चार्जेस होंगे, बट इस बैच में ये फ्री है फिलहाल के लिए। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फी और ड्यूरेशन। तो फी इसकी 30K है, एआई फ्री है। नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स में जनवरी में फिर इसकी फीस 45K हो जाएगी, क्योंकि एआई अलग से जाएगा तो, राइट। तो ये जो ड्यूरेशन है यहाँ पे, ये ड्यूरेशन आपका मिनिमम 4 मंथ है। ठीक है, ड्यूरेशन 4 मंथ मिनिमम है। ये ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन बैच, कि जैसे अगर आपके पास क्वेरीज ज़्यादा होंगे, बार बार अगर टॉपिक को हमें रिपीट करना पड़ रहा है, राइट, तो ज़्यादा यूज केसेस आपके पास है। इन डेप्थ में आप पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं आपको इनकरेज ये भी करता हूँ कि जैसे सपोज करो कि आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो और अपने ऑफिस के एप्लीकेशन को आपको ऑटोमेट करना है, तो आप वो भी ऑटोमेट कर सकते हो। उससे रिलेटेड भी चैलेंजेस है तो वो भी हम आपकी हेल्प करेंगे इधर, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होने के साथ साथ क्या होता है कि कभी कभी ड्यूरेशन बढ़ भी सकता है, दैट्स द थिंग, राइट। और दूसरी चीज़ होती है कि कभी कभी छुट्टियां भी होती है बीच में। अब जैसे मान लो दिसंबर एंड आ रहा है, तो हो सकता है कि लास्ट वीक में अगर आपको नई क्लास कर रही है, कहीं घूमने जा रहे हो, तो हो सकता है कि एक वीक के लिए क्लास ऑफ भी करना पड़े अपने को। तो ये सब भी फैक्टर्स हो सकते हैं, बट मिनिमम 4 मंथ मान के चलो। अगर आप प्लान कर रहे हो तो 4 मंथ के लिए अपने आप को बुक करके रखो कंप्लीटली, कि ये टाइम हमें देना है। हाँ, तो ये बैचेस जो हैं ये वीकेंड बैच है स्पेशली। अब वीकेंड बैच क्यों है, इसका रीज़न ये है क्योंकि मोस्टली जो क्राउड है इधर सब वर्किंग है, राइट। तो वर्किंग जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए मैं वीकेंड रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वीकडेज में क्या होता है, ऑलमोस्ट ड्यूरेशन सेम है। इवन अगर आप वीकडेज पे करते हो
लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप वीकडेज पे करते हो तो 1 आवर की डेली क्लास होगी, तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे, तो टोटल कितनी क्लासेस हुई? 4 आवर्स की, राइट। और वीकेंड में भी करते हो तो इनिशियली 2 2 आवर्स की क्लासेस रहेंगी, लेटर ऑन फिर ये क्या हो जाएगा 3 to 3, तो ओवरऑल ड्यूरेशन सिमिलर हो गया, ऑन एन एवरेज इसका 5 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑलमोस्ट सेम रहेगा, 4 मंथ तब भी लगना है, 4 मंथ तब भी लगना है। बट वीकडेज का एक चैलेंज ये होता है कि रेगुलर अगर आप क्लासेस कर रहे हो तो रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रेगुलर जब आप प्रैक्टिस करते हो तभी कनेक्ट कर पाओगे, नहीं तो अगर एक दिन भी मिस हुआ तो अगला क्लास जब जब करना स्टार्ट कर देगा मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पिछला अगर आपने नहीं देखा तो। और चांसेस ये मैक्सिमम होते हैं, मैंने जो ऑब्जर्व किया है वर्किंग प्रोफेशनल के साथ, कि उनका ऑफिस का काम लगा रहता है, कभी रिलीज आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ रहेगा ही रहेगा, और वर्कलोड बढ़ गया तो वीकडेज में उनको टाइम नहीं मिलेगा प्रैक्टिस करने का। जब टाइम नहीं मिला प्रैक्टिस करने का तो वो क्लासेस फिर समझ में नहीं आनी उनको, फिर वो ओवरहेड होने लगेगा। अब वीकेंड में क्या होगा, स्पेशली कि आपने क्लासेस अटेंड किया, राइट, फिर आपको प्रॉपर 5 दिन का टाइम रहेगा, जो भी असाइनमेंट्स आपको मिला है आप अपने हिसाब से टाइम निकाल के अपने हिसाब से मैनेज करके उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट। तो फी हो गया, ड्यूरेशन हो गया, बाकी सारी चीज़ें हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं जो आपको बेनिफिट में मिलती हैं, जैसे अब अगर आपने ये क्लास आपने इनरोल किया, राइट, अगर ये क्लास आपने इनरोल किया है सेलेनियम सॉरी प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट, तो ये आपको 2 इयर्स के लिए फ्री रहेगा। तो मतलब अगर यही सेम क्लास अगर आपको बार बार करना है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है, तो अप टू 2 ईयर ये आपको फ्री रहेगा। जैसे इसका रीज़न क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है कि आपने पूरा का पूरा प्रिपेयर कर लिया ऑटोमेशन में, आपने इंटरव्यू दिया ऑटोमेशन में, इंटरव्यू क्रैक कर लिया, लेकिन कंपनी में जाने के बाद फिर से काम आपको मैनुअल का मिल गया, होता है 70-20% लोगों के साथ हो रहा है आज के डेट में, राइट। हायरिंग ऑटोमेशन की काम मैनुअल का दे दिया, तो बंदा क्या करेगा, फिर से ऑटोमेशन भूल जाएगा आप काम करते करते मैनुअल का। अब उसको फिर से स्विच करना है साल 1.5 साल 2 साल में, तो फिर से वो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट में जाएगा, फिर से क्लास लगाएगा। तो हमारे पास आओ, आप फिर से फ्री में पढ़ लो, कोई इशू नहीं है। ऐसा भी होता है बहुत बार केसेस कि इन बिटवीन कि आपने 4 महीने की क्लासेस लगाई, राइट, 4 मंथ में 4 मंथ आपने क्लासेस लगाई, बट आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हो जो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आपको असाइनमेंट ज़्यादा मिल रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न, फैमिली रीज़न, शादी है या है, ठीक है, ऑफिस का वर्कलोड है, XYZ रीज़न। तो हो सकता है कि 4 मंथ में आपको कॉन्फिडेंस ना आया हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, दोबारा से कोई बैच लगा सकते हो, फिर से रिवाइज कर लो, जिससे कि जो बची हुई चीज़ें हैं वो फिर से पढ़ सकते हो, तो फिर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, 4 महीने के बजाय 6 महीने या 7 महीने में सीख सकते हो आप। तो ये भी आपके लिए बेनिफिट है। तो अप टू 2 इयर्स तक आपको नो कंडीशन, राइट, तो आप इसको दोबारा से लर्न कर सकते हो। सेकंड बेनिफिट ये है कि हमारे पास जो बैच का साइज है वो बहुत मिनिमम है। पहले तो हम 5-7 बंदों का ही साइज रखते थे, बट मूविंग फॉरवर्ड अभी हमने, क्योंकि 5-7 लोगों में रखते रखते क्या होता था कि यहाँ पे आते आते लोग 2-3 बजते थे ना, तो ऐसे प्रॉब्लम होने लगे थे, तो जिसकी वजह से अभी मैंने बैच का साइज मिनिमम 10 कर दिया है, तो मतलब मैक्स है ये। तो एक बैच में अब 10 ही बंदे रहेंगे, तो 5-7 से हमने 10 कर दिया अब, ठीक है। तो एक बैच में सिर्फ 10 बंदे, जिससे 1-to-1 अटेंशन हो सके, ज़्यादा अपने को भीड़ नहीं बढ़ानी है, ठीक है। नेक्स्ट, जो आपको ट्रेनर मिलेंगे यहाँ पे, तो जैसे अभी तो इसकी क्लास तो मैं ही ले रहा हूँ, राइट, तो ट्रेनर का मिनिमम 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है जो भी हमारे यहाँ आपको ट्रेनिंग देगा, बट मुझे जो है 18 ईयर्स का है, राइट। तो आई एम वर्किंग एज ए वन ऑफ द MNC इन पुणे एज ए QA वाइस प्रेसिडेंट, तो मुझे ऑलमोस्ट 18 साल का पूरा ऑटोमेशन का एक्सपीरियंस है, राइट। तो जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में सीखा है वो 18 साल तो मैं आपको देने ही वाला हूँ। तो मैं क्या फोकस करता हूँ कि जो इंडस्ट्री में चाहिए, जो काम करना है, सीधे काम की बात करूँगा, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि ना मेरे पास उतना टाइम है वेस्ट करने के लिए, ना आपको उसकी जानने की ज़रूरत है, राइट। तो फुली फोकस्ड होके हम चीज़ें पढ़ाएंगे और आपको पढ़ना पड़ेगा काम की चीज़ें जो प्रैक्टिकली आपको कंपनी में इम्प्लीमेंट करना है और जो इंटरव्यू में पूछे जाने वाला है, समझ गए। बाकी की जो चीज़ें थियरेटिकली रहेगी मैं आपको मटेरियल दे दूंगा, बता दूंगा, ये अपने आप से लर्न कर लो, समझ गए। तो हमारा जो मेन एजेंडा रहता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करना, इन डेप्थ, राइट, कंसेप्ट को क्लियर करना, फ्रेमवर्क्स को इन डेप्थ लाइन बाय लाइन एक एक लाइन का कोड लिख के फ्रेमवर्क डिज़ाइन करना,
राइट। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आ गई तो आप इंडस्ट्री में कभी भी इशू नहीं होगा आपको, आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट, सारा का सारा 100% प्रैक्टिकल है यहाँ पे, नो थियरी। मतलब मैं अपने लैपटॉप पे डेली बेसिस पे यहाँ पे काम करूँगा, वही काम आपको भी करना है और आपको साथ के साथ असाइनमेंट दूंगा। तो डेली बेसिस पे जैसे मैंने कुछ चीज़ पढ़ा है तो इससे रिलेटेड आपको ये काम करके आना है। ठीक है। तो थियरी नहीं होगा और टारगेट ये रहेगा कि हम कोई एक एप्लीकेशन लेके एंड टू एंड ऑटोमेशन करना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक एप्लीकेशन पे करना है, 2 पे करना है, 3 पे करना है, इट्स योर चॉइस। मतलब मेरी तरह से कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपको क्या करना है। एक प्रोजेक्ट पे तो हम कॉमन काम करेंगे, लेकिन अदर प्रोजेक्ट्स पे आप खुद से अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट को ऑटोमेट करो। कोई भी क्वेरी कहीं से भी होती है, किसी भी प्रोजेक्ट से होती है, आप पूछ सकते हो। ये नहीं है कि मैंने अपने प्रोजेक्ट पे काम कराया, तुम अपने प्रोजेक्ट के क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछ सकते, ऐसा नहीं है। और इतना भी नहीं है कि अगर मान लो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, मान लो अगर आप प्ले राइट पढ़ रहे हो मेरे से फॉर एग्जांपल, और अभी एक काम आप सेलेनियम में कर रहे हो, और अगर आपको सेलेनियम में भी कोई चैलेंजेस है तब भी पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं यही चीज़, मतलब क्वेरी कुछ भी हो, क्यूए से रिलेटेड या डेवलपमेंट या तुम्हारा जो भी आईटी से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी चैलेंजेस है, यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन। ठीक है। तो ऑलवेज, मतलब फ्रिक्वेंटली नहीं अवेलेबल रहता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से आपको टाइम मैनेज करोगे तो डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू। ओके। तो ये समझ में आ गया। इसके अलावा बाकी, जैसे आप लोग सबसे ज़्यादा पहले से ही वर्किंग हो, तो जिनको 4+ ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है तो ऑलरेडी उनको मार्केट में कॉल्स अवेलेबल रहती हैं, राइट। तो आपको इजिली, अगर आपको नॉलेज हो गया तो आप इजिली जॉब चेंज कर सकते हो, दैट्स नॉट ए हर्डल, राइट। तो बट स्टिल अगर आपको चाहिए मेरा सपोर्ट कहीं पे भी, तब भी, क्योंकि अगर कम एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली देर इज अ चैलेंजिंग कि कॉल्स मार्केट में जल्दी नहीं आती हैं, राइट। अगर जैसे स्पेशली कोई फ्रेशर्स है या 1 ईयर और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो देयर इज अ चैलेंजेस, और उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट में जॉब ही नहीं होगी, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, राइट। लेकिन अगर उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको, अगर आपको कॉल्स प्रॉपर मिल रही हैं तो इंटरव्यू क्रैक करना आसान है फिर, क्योंकि हमारा जो सिलेबस होगा उससे बाहर आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और आपको स्पेशली मैं अलग से क्वेश्चन बैंक शेयर करूंगा कि क्या पढ़ना है आपको, तो इसलिए आपको वहीं पे फोकस करना है। फिर अगर आप रेडी हो जाते हो पढ़ के, तो आप मल्टीपल टाइम्स मुझे मॉक इंटरव्यू देना चाहते हो तो मैं मॉक भी लेने को रेडी रहता हूँ। ठीक है। तो ओवरऑल सीवी में क्या होना चाहिए, रिज्यूमे में क्या ऐड करना चाहिए, बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, किसी का गैप भी हो सकता है, तो क्या करना चाहिए, तो वो सारे टाइप के सजेशंस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक पूरा करिकुलम मैंने आपको बता दिया, कैसे चीज़ें होने वाली हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? मेरा एक क्वेरी था। हम्म। जैसे वीकेंड पे सपोज इन केस कोई एक आध बैच मिस हो जाता है, हम्म। तो उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी क्या? यस। तो लॉजिकली होता क्या है कि ऑल दो मैं आपको सारे बैच के रिकॉर्डिंग्स दे सकता हूँ, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, जनरली देता ही हूँ। लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशन ये होती है कि कभी कभी लोग रिकॉर्डिंग्स को मिसयूज़ करने लगते हैं, राइट। तो जिस बैच में नहीं मिसयूज़ होगा तो वो तो ठीक है, मिलता रहेगा, लेकिन अगर मिसयूज़ हुआ, मुझे पता चलेगा, तो डेफिनेटली फिर मैं रिकॉर्डिंग्स बंद कर दूंगा। इट्स योर कॉल। नहीं तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि हर एक क्लास के रिकॉर्डिंग्स आपको साथ के साथ सेम डे, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, क्योंकि इतनी बड़ी क्लास होगी, याद तो सारा चीज़ रहेगा नहीं। जैसे अभी आज की क्लास भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, राइट। तो क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मैं शेयर करूँगा डेली बेसिस पे। ठीक है। लेकिन गारंटी आपको लेना है, मिसयूज़ नहीं, क्योंकि मिसयूज़ करोगे तो आपका एक तो पहले सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दूंगा मैं, राइट, और साथ के साथ दूसरे भी इम्पैक्ट ना हो, मैं तो वही बचाता हूँ। तो इट्स योर, मतलब मैं आपको बेनिफिट, आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो आपको मिसयूज नहीं करना है, दैट्स द थिंग। ओके। और कोई क्वेरी? अच्छा, इसके अलावा भी जैसे कोई दूसरा फ्रेमवर्क अगर हमें करना है, जैसे न्यूमैन है हम्म। या फिर रोबोट फ्रेमवर्क करना है, हम्म। वो आप कवर कराएंगे क्या? कर सकते हो, उसमें तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। हाँ, अब अभी ये सब इसमें देखो, लेस कोडिंग है। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, वो सब क्या है, बनी बनाई लाइब्रेरीज है, राइट। लाइब्रेरीज को इन्वोक करना है, जैसे अगर तुम्हें टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट आ गया एक बार कोड लिखना, तो किसी भी लाइब्रेरीज को एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस में इंटीग्रेट कर सकते हो, और पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए उसको परफॉर्म कर सकते हो। अभी जैसे न्यू मेन की बात करें,
तो न्यूमैन का सबसे पावरफुल क्या है? अब जैसे उसके अंदर बहुत पावरफुल टूल, अभी न्यूमैन तो वैसे सनसेट होने वाला है, फंडिंग चाहिए उसको, लेकिन उसके बाद जैसे रिपोर्टिंग कंसेप्ट बहुत तगड़ा है। जैसे अगर पोस्टमैन वगैरह में आप ऑटोमेशन करते हो तो न्यूमैन यूज़ करके एक्स्ट्रा HTML की प्लगइन्स वगैरह डाल के बहुत अच्छे से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, राइट? तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग फ्रेमवर्क्स के अलग अलग फीचर्स हैं, एडवांस फीचर्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। लेकिन अपना अल्टीमेटली यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर जो प्ले राइट में इनबिल्ट चीज़ें हैं तो पहले उसको प्रेफर करो। जो चीज़ नहीं है, आउट ऑफ बॉक्स हमें करना है, तो डेफिनेटली इंटीग्रेशन चाहिए उसका। या अगर आपके कंपनी में अलग से कुछ है कि हमें ऐसे चाहिए, तो आपको मैं हेल्प कर दूंगा कैसे इंटीग्रेट करना है। सिंपल थिंग, नो ब्लॉकर। बट प्लेराइट से इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, राइट? यस। और इवन सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब इवन एक टूल से दूसरे टूल का भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, वो भी हम कर सकते हैं। तो इस टाइप के कोई भी चैलेंजेस लेके आओ, आई डोंट केयर, कोई इशू नहीं है, कुछ भी लेके आओ, चैलेंज तो चैलेंज होता है। सर जो फीस है तो वन टाइम में क्या इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं? वेरी गुड, जिसके पास पैसे हैं वो वन टाइम पे कर सकता है, तो उसको 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो टू इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं तो 15K करके टू इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है। तो एक तो एडमिशन के टाइम, मतलब पहले 2 डेमो क्लासेस अपनी फ्री है आज और कल, राइट? तो 2 डेमो क्लासेस लेने के बाद आपको एनरोल करना पड़ेगा, फर्स्ट 10 बंदे, राइट? जिन्होंने एनरोल कर लिया तो आपको 15K फी पे करना है, ठीक है? हाँ, अगर उसके बाद भी 3-4 क्लासेस तक लगता है कि आपको नहीं कर पाओगे या प्रॉब्लम है, चीज़ें हैं, तो आप अपना फीस रिफंड करके क्विट कर सकते हो, ठीक है? और अगर आपने कंटिन्यू किया, फिर आपको नेक्स्ट मंथ, जैसे मान लो आज आपने फीस पे किया तो उसके 1 महीने बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करना। क्लियर? ठीक। और कोई क्वेरी किसी को? ये वीक वाइज आपका सिलेबस क्या रहेगा? मतलब पहले किससे स्टार्ट करने वाले हैं ओके, और आगे जाके एपीआई का पार्ट कब आएगा? क्योंकि पहले यूआई से स्टार्ट करेंगे, राइट? राइट। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या होगा, अपना पैटर्न ऐसे होगा कि पहले 4 डेज, मतलब 2 वीकेंड्स, राइट? ऐसे कंसेप्ट को समझो। तो पहला 2 वीक मैं फोकस करूंगा प्ले राइट पे। तो प्ले राइट में ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब विदाउट नोइंग जावा स्क्रिप्ट एनीथिंग, आप प्ले राइट से ऑटोमेशन करना स्टार्ट कर लोगे, ठीक है? इसके बाद फिर 2 वीक के बाद मैं स्टार्ट करूंगा जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट पहले पढ़ेंगे, राइट? फिर उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, मतलब 2 वीक, अब ये जितना भी टाइम लगे 2 to 3 वीक इसमें लग सकता है, क्योंकि हमें टाइप स्क्रिप्ट भी पढ़ना है, राइट? तो टाइप स्क्रिप्ट में मैं ज़्यादा टाइम दूंगा, ऑलमोस्ट लेट्स से 3 वीक समझ लो ऑन एन एवरेज, बट और भी ज़्यादा लग सकता है, राइट? तो उसके बाद फिर हमारा फ्रेमवर्क पे कंसेप्ट्स आएंगे। तो फ्रेमवर्क आके फिर हम प्ले राइट को इंटीग्रेट करके फ्रेमवर्क में एक्चुअल ऑटोमेशन स्टार्ट करेंगे। तो ऑटोमेशन करते करते उसको CI/CD सब इंटीग्रेशन करके उसी में कंटिन्यूअस आपका टेस्ट केस का और डेवलपमेंट एक साइकिल में चलता रहेगा। तो जैसे मैंने मान लो फ्रेमवर्क बनाया, 10 टेस्ट केस मैंने ऑटोमेट किया, अब आपको सबको मॉड्यूल असाइन कर दिया, आप लोग अपने अपने मॉड्यूल पे ऑटोमेशन कर रहे हो, गिट पे डेली कोड पुश कर रहे हो, फिर वहाँ पे एक आज आपके बैच में से एक बंदा होगा जो एज ए लीड काम करेगा, कोड को मर्ज करेगा, जेनकिंस पे डालेगा, वो पाइपलाइन ओवरनाइट रन होगा, टेस्ट केसेस पास फेल बताएंगे, राइट? तो जैसे कंपनी में काम होता है, तो वो सारी चीज़ें एज इट इज़ हमारी चलती रहेंगी, फिर साथ के साथ हम आगे सिलेबस को मूव करते रहेंगे। तो उसके बाद फिर एपीआई इंटीग्रेट करेंगे, तो जैसे यूआई खत्म होगा उसके बाद एपीआई, और जब दोनों खत्म हो जाएगा तो बीच में इनबिल्ट कैसे कंसेप्ट को यूज करें, क्योंकि पहले आपने सीखा यूआई, पहले फिर बाद में सीखा एपीआई, राइट? बट इसके अंदर जो एक नेक्स्ट फीचर है कि नेटवर्क को इंटरसेप्ट करना, तो एक ही साथ यूआई ऑटोमेट करते करते बैकएंड में ही हमने क्या किया, एपीआई भी वैलिडेट कर लिया साथ के साथ, अलग से हमें उसको ऑटोमेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो कंबाइंड हाइब्रिड अप्रोच कैसे यूज करेंगे, या फिर एपीआई के थ्रू टेस्ट डेटा जनरेशन करना होगा। जैसे एग्जांपल, कभी कभी हमें यूआई ऑटोमेट करने के लिए टेस्ट डेटा चाहिए। अब टेस्ट डेटा 2 तरीके से हम ले सकते हैं, या तो टेस्ट डेटा डेटाबेस से डायरेक्ट रीड करके उठाए फ्रेमवर्क में सप्लाई कर दें, या तो एपीआई के थ्रू डेटा जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब की इंटीग्रेशन होती है, तो डिपेंड करता है कि आपका सिचुएशन कैसे है।
तो ये सब सारी चीज़ें ऑनगोइंग चलेगी। ठीक है, तो अपना जो अप्रोच है ऐसा नहीं है कि पहले मैं जावास्क्रिप्ट प्ले और ये टाइप स्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा फिर प्ले राइट पढ़ाऊंगा, ये हाइब्रिड टाइप से अप्रोच होगा। क्योंकि होता क्या है कि मैंने जो नोटिस किया है कि कभी कभी डायरेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से शुरू करो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाते पढ़ाते बंदा बोर हो जाता है, लेकिन प्ले राइट में जब काम करोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा, और बैकग्राउंड में हमारा लैंग्वेज अपने आप लर्न हो जाता है। मतलब हमारा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि हमें प्ले राइट सीखना है, या हमारा इंटेंशन नहीं है। एक मिनट, 1 घंटे के बाद ये ड्रॉप हो जाता है। ओके, तो जो कोई भी बीच में ज्वाइन कर रहा है, अनुज माइट बी, यू कैन ऐड देन। ओके मैं समय ड्रॉप हो गया था। ओके, तो जो भी बीच में ज्वाइन कर रहा है ना, तो उसको एक्सेप्ट करते रहो, ठीक है, अगर लैपटॉप से ज्वाइन किया है तो। You are not audible properly. इज इट क्लियर नाउ? ओके ओके फाइन, तो मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? ओके, तो मैं बात कर रहा था कि अपना हाइब्रिड अप्रोच रहेगा, राइट, कि अपना इंटेंशन जो है वो प्ले राइट सीखना या जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट सीखना नहीं है। अपना इंटेंशन कि हमें एंड टू एंड ऑटोमेशन करना है। क्या करना है? एंड टू एंड ऑटोमेशन करना है। तो किसी भी प्रोजेक्ट को उठा के एंड टू एंड ऑटोमेट कर दो, हमारा गोल होना चाहिए, सिंपल। तो और कोई क्वेरी है किसी को कि वी कैन मूव फॉरवर्ड देन? ओके, तो यहाँ तक था अपना ऑल अबाउट सिलेबस, अप्रोच, एवरीथिंग, राइट। तो किसी को कोई और भी डाउट रहता है तो यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, पिंग मी। ओके, वी विल डिस्कस, क्योंकि किसी कुछ लोग का अपना स्पेसिफिक एजेंडा भी हो सकता है डिस्कशन का, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन अब आज का काम। कि पहला हाफ आवर था, मुझे जस्ट नॉर्मली इंट्रोडक्शन था कि क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, बट आज से ही हमें काम आगे चालू करना है। तो डेमो क्लास इज जस्ट नॉट ए डेमो क्लास कि मैं इसमें चीज़ें सिर्फ हाई लेवल बताऊंगा, राइट। जो हाई लेवल था वो हो गया, एक्चुअल दिस इज द पार्ट ऑफ सिलेबस। ओके, मेरा एक डाउट और था आपसे, हाँ बोलो। जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट इसमें क्या डिफरेंस है और ये दोनों क्यों करना है हमको? ओके, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में अगर आपको काम करना है तो जावा स्क्रिप्ट का बेस चाहिए आपको। ओके, क्योंकि अगर आपको इन डेप्थ किसी भी लैंग्वेज को सीखना है, राइट, जैसे टाइप्स, तो टाइप स्क्रिप्ट जो डिजाइंड हुआ है ऑन टॉप ऑफ जावा स्क्रिप्ट है। तो जावा स्क्रिप्ट के कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से टाइप स्क्रिप्ट बना, राइट। तो जावा स्क्रिप्ट का अगर कंसेप्ट क्लियर है तो टाइप स्क्रिप्ट इजिली आप सीख जाओगे, दैट्स द मेन इंटेंशन अबाउट इट। और कभी कभी क्या होता है, कुछ यूटिलिटीज को आपको जावा स्क्रिप्ट में बनी बनाई यूटिलिटीज हैं, थर्ड पार्टीज हैं, तो उसको आप डायरेक्ट इंजेक्ट कर सकते हो ना। अगर आपको पता रहेगा जावा स्क्रिप्ट का कोड तो डायरेक्ट इंजेक्ट कर सकते हो उसको। तो एक ही रैपर के अंदर आप जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट दोनों का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। मतलब अगर आपका एक्सटेंशन है .ts टाइप स्क्रिप्ट, उसके अंदर आप जावा स्क्रिप्ट का भी कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो थर्ड पार्टी जितने भी इंटीग्रेशन आपको करने पड़ेंगे, तो अगर थर्ड पार्टी को इंटीग्रेशन कर रहे हो, मान लो वहां पे टाइप स्क्रिप्ट नहीं है, तो कम से कम जावा स्क्रिप्ट तो है, तो आप डायरेक्ट उसको इंजेक्ट कर सकते हो अपने सोल्यूशंस में। तो इसलिए जावा स्क्रिप्ट को जानना बहुत जरूरी है, और जावा स्क्रिप्ट जानने से इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगी, और जावा स्क्रिप्ट में भी पूरा का पूरा काम आप कर सकते हो
और टाइप स्क्रिप्ट सीखना आसान हो जाएगा। दैट्स द थिंग। तो ये जो डिपेंडेंसी है दोनों की, ये बाकी लैंग्वेज में नहीं है राइट? नहीं। पाइथन से अगर करते हैं तो उसमें कोई ऐसी नहीं, डिपेंडेंसी पाइथन करते हो तो पाइथन सिंपल सा पाइथन है, जावा जावा है। ओके। तो ये एक्चुअल में देखो, required है कि एक्चुअल में TypeScript आना ही चाहिए। एक्चुअल में क्या है कि अगर आप कहीं और से पढ़ोगे तो डायरेक्ट लोग टाइप स्क्रिप्ट शुरू कर देंगे, टाइप स्क्रिप्ट पढ़ा देंगे आपको, जो कि मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे क्या होता है कि मैं इन डेप्थ अगर आपको पढ़ाना है, मुझे कंसेप्ट को एकदम से क्लियर करना है, तो जावा स्क्रिप्ट बेस है, उसको पढ़ाना जरूरी है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल 100% अप रहेगा हमेशा, कुछ भी कोई भी चैलेंजेस नहीं आने वाला। तो फिर इसमें आप दोनों कवर करने वाले हो क्या, टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट यस, इस बैच में? यस। और कोई क्वेरी? नहीं? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है इंस्टॉलेशन। तो सॉफ्टवेयर सारा इंस्टॉल करना शुरू कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें अपने को चाहिए और उसकी इंस्टॉलेशन करनी है, राइट? तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें इंस्टॉल करना है यहाँ पे Node.js, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्टेप है कि हमें इंस्टॉल करना है एडिटर, कि किस एडिटर पे काम करना है। अब एडिटर इट कैन बी एनीथिंग, कि जैसे एक्लिप्स हो सकता है, इंटेलिजा हो सकता है, राइट, VS कोड हो सकता है, ऐसे आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। समझ गए? इसके बाद थर्ड होगा कि प्ले राइट इंस्टॉल करना है, ये तो बड़ा सिंपल होता है, ठीक है। फिर फोर्थ एप्लीकेशन हमें चाहिए एक, कि कौन से एप्लीकेशन पे हमें काम करना है, लेट्स से एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। और इसके बाद फिफ्थ, हम आज ये सब सेटअप करके फिर लॉग इन लॉग आउट की एक स्क्रिप्ट बना के देखेंगे कि कैसे काम करता है प्ले राइट पे। तो दिस इज टूडेज एजेंडा, राइट। तो कल से क्या करेंगे, प्ले राइट पे स्मूथली काम करना स्टार्ट करेंगे। तो कल हम एक एंड टू एंड सिनेरियो ऑटोमेट करेंगे, राइट। तो दिस इज द थिंग। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद Node.js। तो अगर कोई मुझे अपना स्क्रीन शेयर करोगे तो मैं के सिस्टम पे सारा सेटअप करा देता हूँ, और वो सारी चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी, तो कोई भी उसको कर सकता है। नहीं तो मुझे अपने सिस्टम पे अगर कराना है तो मुझे पहले सबको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो फिर वही करता हूँ, अगर किसी को कराना तो बताओ, नहीं तो मैं फिर अनइंस्टॉल करके सारी चीज़ें रीइंस्टॉल करता हूँ। ओके, गुड। सो डू यू हैव लाइक गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, राइट? ओके, ठीक है। तो आई कैन सी योर स्क्रीन, इट इज विशाल, राइट? ओके, ठीक है। आपकी स्क्रीन दिख रही है, तो आप सबसे पहले गूगल करो और गूगल पे लिखो डाउनलोड Node.js। ठीक है, पहले लिंक पे क्लिक करो, और जो जो सिस्टम से ज्वाइन किए हैं वो साथ के साथ अपना स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा है गेट Node.js फॉर विंडोज फर्स्ट लाइन में, राइट। तो आपको जस्ट LTS जो लिखा है, नहीं ऊपर ड्रॉप डाउन है ना, नहीं नहीं, नीचे डाउनलोड Node.js के अंदर, हाँ यहाँ पे, तो इस पे क्लिक करना है, पहला वाला ऑप्शन जो ड्रॉप डाउन है, विंडोज से पहले वाला, नहीं विंडोज से पहले, हाँ यहाँ पे। तो ये हमारे सारे लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म सपोर्ट 24.11 है ना, उस पर क्लिक करना है आपको, लेटेस्ट LTS, राइट, ये वाला, इस पर क्लिक कर दो। ओके, तो दिस वर्जन वी हैव टू यूज।
तो अब यहाँ से आपको डाउनलोड करना है, तो npm और डॉकर यूजिंग नहीं करना है, तो सीधे सीधे आप या फिर डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, स्टैंड अलोन ये विंडोज इंस्टॉलर MSI, इस पर क्लिक करो तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो होने तो डाउनलोड हो गया, इसको ओपन करो और राइट क्लिक करके इस पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो, नहीं कैंसिल करो, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, शो मोर ऑप्शन, बॉटम पे जाओ, शो मोर ऑप्शन में रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं आ रहा है, इंस्टॉल पे क्लिक करो, फिर आपका ऑलरेडी सबसे टॉप वाला ऑप्शन इंस्टॉल, तो जिसके में रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन आएगा उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करो, फिर चेकबॉक्स चेक करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो, तो ये बाय डिफॉल्ट आपका लोकेशन है, तो नेक्स्ट करो, होल्ड, मतलब जो स्टेप मैं बताऊँ वही करना है, ठीक है। अब यहाँ से ऑप्शन पूछ रहा है कि Node.js रन टाइम, ये सारी चीज़ें इंस्टॉल होगी। ये नीचे एक ऑप्शन दे रहा है ऐड टू पाथ, इसके लेफ्ट साइड में एक्सपेंड करो प्लस आइकन पे, क्या क्या चीज़ें हैं, तो Node.js एंड npm मॉड्यूल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा कभी कभी अनचेक होता है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करो, ओके होल्ड, some npm modules can be this automatically install necessary tool will also install chocolatey this, तो इसकी वैसे जरूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट करो और इंस्टॉल, LTS वर्जन, और अगर आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है तो कर लो। सर मेरे इसमें 18.16.1 वर्जन है, तो वो चलेगा क्या? चलेगा, लेकिन उसको अनइंस्टॉल करके लेटेस्ट करो, क्योंकि अपने को लेटेस्ट प्ले राइट यूज़ करना है, राइट, तो सारी चीज़ें लेटेस्ट ही रखो, तो उसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लो। ओके फिनिश पे क्लिक करो, यस करो, ओके तो यहाँ पे अब आपका प्ले राइट ये सॉरी Node.js इंस्टॉल्ड हो गया है, तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, CMD ओपन करो और यहाँ पे जाके कमांड रन करो node स्पेस -v, एंटर करो, आ गया, तो मतलब आपका Node.js सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया। अब यहाँ पे एक कमांड और रन करो कि लेट्स से npm भी बाय डिफॉल्ट इसने इंस्टॉल किया कि नहीं, तो npm स्पेस हाइफन वर्जन, परफेक्ट। तो ये npm जो होता है नोड पैकेज मैनेजर होता है, तो इसके थ्रू हम मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज को Node.js के अंदर से इंस्टॉल करते हैं, ओके। तो आपका Node.js प्रॉपर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है, ओके। अब नाउ हम बात करते हैं कि कौन सा एडिटर अपने को चाहिए, तो एडिटर एक्लिप्स में भी आप जावास्क्रिप्ट में काम कर सकते हो, बट इंटेलिजेंस काम नहीं करेगा। सिमिलरली अगर आप इंटेलिजा भी यूज़ करते हो, उसमें भी इंटेलिजा में प्रॉपर इंटेलिजेंस काम नहीं करता है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट में प्रॉपरली काम करना है, तो इसके लिए जो एडिटर है, जो पेड एडिटर होता है, उसको बोलते हैं वेब स्टॉर्म। तो वेब स्टॉर्म जो है वो पेड एडिटर है, फ्री नहीं है, लेकिन इन सब से जो बेस्ट है फ्री में वो है VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। तो वो जो लाइक एडिटर है उसमें इंटेलिजेंस भी अच्छा काम करेगा, और उस एडिटर को सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाला ओपन सोर्स एडिटर है तो VS कोड है, राइट। तो उसमें आप जावा में भी काम कर सकते हो, पाइथन में भी कर सकते हो, मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर सकते हो, दैट्स द इनफ। तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे डाउनलोड करना है विजुअल स्टूडियो कोड और वो इंस्टॉल करना है, तो तुम्हारे पास तो ऑलरेडी है,
तो फिर अपने को दूसरा बंदा लगेगा जिसके सिस्टम पे ये ना हो और नोड जेएस पहले से इंस्टॉल्ड हो। ना शेयर करो तब तो नोड जेएस हो गया तुम्हारा कंप्लीटली, ये कमांड भी रन करके देख लिया। ओके ठीक है विशाल, यू कैन स्टॉप शेयरिंग। तो पहला सॉफ्टवेयर नोड जेएस हमने इंस्टॉल कर लिया, नाउ वी हैव टू इंस्टॉल वीएस कोड। ओके तो यहां से आप सर्च करो, डाउनलोड करो वीएस कोड। डाउनलोड वीएस कोड लिखो। ठीक है आ गया था वैसे पहला लिंक, तो पहले लिंक पे क्लिक करो। तो विजुअल स्टूडियो जो होता है दो फॉर्मेट में आता है, एक प्रोफेशनल होता है जो कि पेड वर्जन होता है, और एक कोड जो होता है ये फ्री वर्जन होता है, राइट। तो इसको आप जाके नीचे विंडोज़ का ऑप्शन दिख रहा है ना लेफ्ट साइड में, विंडोज़ 10 एंड 11, उस पर क्लिक कर सकते हो, डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे ऊपर दिख रहा है ना, हाँ उस पर क्लिक कर दो। तो थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग वीएस कोड, तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया, तो जस्ट वेट। डन। तो इसको फोल्डर में ओपन करो, इसको भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, डायरेक्ट यहाँ से ओपन मत करो, फोल्डर पे क्लिक करो, राइट हैंड साइड में फोल्डर का ऑप्शन दिख रहा है, हाँ। अब यहाँ से जाके इस सेटअप पे भी राइट क्लिक करो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो। सेटअप पे राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शन, या रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक करो और यस पे क्लिक करो। कंटिन्यू करो। ओके एक्सेप्ट करो कंडीशन, रेडियो बटन है ना नीचे, एक्सेप्ट, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ओके होल्ड। तो क्रिएट डेस्कटॉप आइकन एंड ओपन कोड विथ विंडो एक्सप्लोरर, दिस ओके, जस्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल। ठीक है फिनिश।
ओके, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, AI मोड ऑन है, तो उसको ऑन कर दो। यूज फीचर AI फीचर विद को पायलट फॉर फ्री, सेंटर में दिख रहा है ना, हाँ उस पर क्लिक कर दो और ये वेलकम स्क्रीन क्लोज कर दो ऊपर से क्लास, ऊपर से मतलब इधर सेंटर में से जो पेज है ना, टैब, ये टैब ऊपर दिख रहा है, इधर कर्सर देखो मेरा, यहाँ पे क्लिक करके क्लोज कर दो। ओके, तो बेसिकली ये ओपन हो गया। अब हमें क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है और उस फोल्डर को यहाँ से ओपन करना है, राइट। तो पहले जाके कहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है, C ड्राइव, D ड्राइव, वहाँ पे जाके एक फोल्डर बनाओ, लेट्स से प्ले राइट कोड या प्ले राइट प्रोजेक्ट, यहाँ से नहीं, मैनुअली पहले बनाओ। तो मैनुअली C ड्राइव में जाओ या D ड्राइव में, वॉट एवर। तो लेट्स से कहीं पे एक फोल्डर बना लो, प्ले राइट, P, रीनेम करना ना, हाँ तो प्ले राइट लिखो, RIGST होता है बट ठीक है कोई बात नहीं। तो इसके अंदर जाओ, अब इसी में सारा प्ले राइट का आपका मटेरियल रहेगा, इसके अंदर एक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लो। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने का मतलब एक फोल्डर बना लो, लेट्स से प्ले राइट प्रोजेक्ट, स्पेस मत देना, दैट्स इट, राइट। अब तुम अपने विजुअल स्टूडियो में जाओ और वहां से फाइल में जाओ, मेन्यू में, और ओपन फोल्डर करो, जाके वो फोल्डर सेलेक्ट करो, ओपन फोल्डर का ऑप्शन है, यहाँ से करो, जाओ C ड्राइव में जहाँ पे फोल्डर बनाया था अभी, इसके अंदर ये फोल्डर सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट फोल्डर, क्लिक कर दो, दैट्स इट। तो तुम उस पर्टिकुलर फोल्डर में आ गए, राइट। अब यहाँ से थीम वीम पूछ रहा है, तो यहाँ से ट्रस्ट कर लो, यस आई ट्रस्ट द ऑथर, बटन पे क्लिक करो, सेंटर में है ना, यस आई ट्रस्ट, यस। ओके, अब यहाँ से ये थीम वगैरह की भी बात करें, इसको क्लोज कर सकते हो, यही थीम रहने दो, चाहे व्हाइट वाला भी बाद में कर लेना। डन। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें प्ले राइट यहाँ पे इंस्टॉल करना है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर प्ले राइट की लाइब्रेरी हमें चाहिए। तो ऊपर दिख रहा है यहाँ पे ट्रिपल डॉट दिख रहा है, तो यहाँ से ट्रिपल डॉट पे क्लिक करो, ट्रिपल डॉट पे क्लिक करो, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, ठीक है। अब इस टर्मिनल में सबसे पहले हमें यहाँ पे आके ये देखना है कि जो हमारा Node.js इंस्टॉल किया या npm इंस्टॉल किया, राइट, वो यहाँ डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं विजुअल स्टूडियो। तो यहाँ पे तुम कमांड रन करके देखो, Node.js स्पेस -v, नोड लिखना था, सॉरी Node.js नहीं, बट ठीक है, फिर से लिखो Node.js नहीं, नोड स्पेस -v, आ गया 24 पॉइंट समथिंग। अब दूसरा कमांड रन करके देखो, npm स्पेस हाइफन वर्जन, राइट। अब यहाँ पे देखो एक ये प्रॉब्लम आती है, सिक्योरिटी इशू है। तो सिक्योरिटी इशू ये होता है कि डायरेक्ट ये npm को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो अब npm का कोई भी कमांड आप रन नहीं कर सकते, तो मतलब कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, नाउ यू आर कंप्लीटली ब्लॉक्ड, है ना। तो किसी किसी को ये सिस्टम पे इशू आएगा, किसी किसी को नहीं आएगा, जिसको आया तो इसको फिक्स करना पड़ेगा। अब इसको फिक्स करने के लिए
इस बेसिकली एक पॉलिसी होती है, ग्रुप पॉलिसी, उसको हमें इनेबल करना पड़ेगा। तो वो मैं चीज़ मैं आपको यहीं पे दे रहा हूँ, चैट पे देता हूँ। तो चैट पे उसको आप वो कमांड रन करो। तो जिसको भी ये ऑप्शन एरर आता है तो उसको क्या करना है, तो सबसे पहले पावर सेल ओपन करो, सर्च करो पावर सेल, नीचे विंडो में सर्च करो पावर सेल, पावर सेल सर्च करो। पावर सेल किया, आया नहीं? तो तुम यहाँ से वाईफाई कनेक्ट करो ना, 1 मिनट। वापस से शेयर करो। ठीक है, तो पावर सेल स्क्रीन फिर से शेयर करके पावर शेल ओपन करो। तब तक मैं चैट पे आपको कमांड देता हूँ, ये कमांड रन करके देखो पॉलिसी इनेबल्ड है कि नहीं। तो पावर सेल फिर से ओपन करो। पहला वाला ऑप्शन ओपन किया। अब यहाँ पे ये कमांड ओपन करो, मैंने कमांड चैट पे दिया है, कॉपी पेस्ट करो। चैट पे जाओ, टीम्स के चैट पे। ये कमांड कॉपी करो, गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी। एंटर करो। तो यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, रिस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब है कि सिस्टम तुम्हारा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि ये चीज करने के लिए, राइट। अब आपको दूसरा कमांड दे रहा हूं, अब ये दूसरा कमांड एग्जीक्यूट करो। एंटर। तो एग्जीक्यूशन पॉलिसी हैज बीन चेंज्ड। नाउ यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि वाई मतलब यस, ए का मतलब यस टू ऑल। तो ए प्रेस करो, एंटर, राइट। तो आपने सारा चीज हो गया यहाँ पे। अब ऊपर वाला कमांड, ये एरो एरो वाला जो कमांड है ना, एरो की ऊपर वाला कमांड फिर से रन करो। उसको नहीं, एरो की प्रेस कर दो, वो आ जाएगा। एरो की होता है ना कीबोर्ड में, अप डाउन वाला, अप एरो। अप वाला नहीं, फिर एक बार और प्रेस करो अप की, यस, एंटर करो। तो देखो पहले क्या था, रिस्ट्रिक्टेड आ रहा था ये कमांड रन करने पे, अब क्या कर रहा है, रिमोट साइड। मतलब अब तुम्हारा यूजर जो करंट यूजर है बेसिकली, जो जिस यूजर से तुमने लॉगिन किया उसको एक्सेस मिल गया, परमिशन, कि अब ये सारी चीजें कर सकता है इंस्टॉल। अब वापस से जाओ विजुअल स्टूडियो में। अब विजुअल स्टूडियो को एक बार क्लोज करके फिर से बंद करके फिर से ओपन कर लो, किसको रिलोड करने दो। वैसे भी डायरेक्टली ले लेता है, बट समटाइम्स अगर इशू हुआ तो विजुअल स्टूडियो कोड फिर से ओपन करो। तो अभी सेम प्रोजेक्ट में आप आ गए, टर्मिनल में ऑलरेडी हो, राइट। तो नीचे टर्मिनल दिख रहा है, टर्मिनल में जाके फिर से वो कमांड रन करो, npm -वर्जन। क्या बता रहा है, स्क्रॉल अप करो।
npm तुमने गलत टाइप किया क्या? स्मॉल लेटर में टाइप करो। आ गया? अब ये कमांड रन होना चालू हो गया, तो मतलब यू आर गुड टू गो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको प्ले राइट इंस्टॉल करना है। तो अब आपको नेक्स्ट कमांड रन करना है, यहाँ पे npx लिखो, npx स्पेस इंस्टॉल स्पेस प्ले राइट, PLAYWRIGHT, एंटर। तो ये प्ले राइट इंस्टॉल कर दिया। हो गया कि एरर आया कुछ भी? npm run could not determine executable to run, notice new patch version of npm available, this error, a compile log of this। तो तुम्हारा प्ले राइट इंस्टॉल्ड नहीं हुआ। अब एक काम करो, दूसरे तरीके से हम इंस्टॉल करते हैं। तो कमांड को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करो। तो एक वेबसाइट ओपन करो, प्ले राइट का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, playwright.dev। ओके, लेफ्ट साइड में डॉक्स है, डॉक्स ऑप्शन पे क्लिक करो मेन्यू में। अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन लेफ्ट साइड में पहला ऑप्शन दिख रहा है, राइट। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करो, हाउ टू इंस्टॉल प्ले राइट। स्क्रॉल डाउन करोगे तुम्हें दिख जाएगा इंस्टॉलिंग प्ले राइट, राइट। तो ये npm वाला कमांड है, तो ये npm वाला कमांड कॉपी करो, npm init playwright @latest। तो इसका मतलब होता है कि जो भी लेटेस्ट वर्जन का है ये इंस्टॉल करें। तो जाके इसको कॉपी पेस्ट कर दो। यस करो, वाई प्रेस करो, तो 1.7 वर्जन है, नाइस। तो नीचे थे, अब तुम्हारे पास ऑप्शन पूछ रहा है कि डू यू वांट टू यूज टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट, राइट। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, टाइप स्क्रिप्ट, तो एंटर कर दो, राइट। तो अब ये टाइप स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लिया। सो अब पूछ रहा है वेयर टू पुट एंड टू एंड टेस्ट। तो ये जो टेस्ट आ रहा है वही सेम टू सेम TESTS टाइप कर दो, एंटर। फिर ये पूछ रहा है ऐड ए गिटहब एक्शन वर्कफ्लो, नो कर दो अभी के लिए। ट्रू पूछ रहा है तो ट्रू भी कर सकते, कोई इशू नहीं है, बट एन कर दो फॉर टाइम पे। तो इंस्टॉल होने दो। तो प्ले राइट तुम्हारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो रहा है। अब नीचे लिख के आ गया हैप्पी हैकिंग, राइट। तो इसका मतलब हो गया कि प्ले राइट सक्सेसफुली तुम्हारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो गया। लेफ्ट साइड में देख सकते हो नोड के मॉड्यूल के सारी लाइब्रेरीज और ये सारी चीज़ें आ गई। तो मतलब प्ले राइट तुम्हारा सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया। अब हमें आगे कोड लिखना है और चेक करना है, सिंपल। अब यही काम मैं अपने सिस्टम पे दिखाता हूँ कि आप आगे करना क्या है। अब जो मैं स्टेप करूंगा वही सेम स्टेप आप लोग को फॉलो करना है। तो हमारा 3 चीज़ें हो गई। लेट मी शेयर माई स्क्रीन नाउ। तो अपना Node.js, मेरी स्क्रीन दिख रही है? तो Node.js डन। और यहाँ पे हमने क्या किया, इंस्टॉल VS को शेयर तो किया है, नहीं ठीक किसी को नहीं दिख रही है? तुम फिर से अनुज, फिर से तुम में भी ज्वाइन करो। ओके, हाँ अब दिख रही। तो एडिटर भी हमने क्या किया, VS कोड डन, प्ले राइट इंस्टॉलेशन डन, राइट। अब बात आती है एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन हम नेक्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे। आज हम ऐसा कोई, क्योंकि एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे उसमें बहुत प्रॉब्लम है इंस्टॉल करना, क्योंकि वो अपना कस्टम एप्लीकेशन है मेरा, ठीक है, जिसको मैं दूंगा आपको। तो वो बाद में इंस्टॉल करते हैं। अभी आज लाइव कोई भी एप्लीकेशन उठा लेते हैं, उस पर ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो नाउ लेट्स से एप्लीकेशन अभी के लिए हम ट्राई करते हैं आज के लिए फेसबुक, ओके। अब लेट मी, अब मैं भी आपको स्टेप दिखा देता हूँ कि मैंने CMD ओपन किया और मैं Node.js आपको दिखा देता हूँ कि मेरा वर्जन क्या है,
-v, सेम टू सेम आपका वर्जन 24.11। npm का भी वर्जन देख लो, npm स्पेस हाइफन वर्जन, फिर से करो तो 11.6.1, ये भी ठीक है। नाउ दैट्स फाइन, लेट मी ओपन द VS कोड। अब मैं VS कोड पे लेट से फाइल में गया, ओपन फोल्डर, एक फोल्डर मैंने बना के रखा था, लेट से यहाँ पे एक मैं फोल्डर बना देता हूँ, लेट से आपके बैच के नाम से। तो आपका बैच का नाम मैंने रख दिया दिसंबर रखता हूँ ना, दिसंबर आ गया, तो प्ले राइट अंडरस्कोर दिसंबर 25, ये आपका फोल्डर हो गया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर बनाऊँगा न्यू, लेट से प्रोजेक्ट 1, सिंपल। और इस फोल्डर को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो यहाँ से मैंने यस आई ट्रस्ट द ऑथर, तो सेम विंडो मुझे भी दिख रही है यहाँ पे ना। अब वेलकम स्क्रीन को मैंने क्या किया, यहाँ से क्लोज कर दिया, तो सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट हमें दिख रहा है, बट इसके अंदर फाइल कुछ भी नहीं है। तो अब मुझे भी क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल ओपन करना है, और टर्मिनल में जाके सेम काम करना है, नोड स्पेस -v, एंटर। नोड है npm स्पेस हाइफन वर्जन, तो मेरे पास भी यही प्रॉब्लम आएगी, सेम टू सेम, राइट। तो किसी के पास भी अगर कुछ टाइप की प्रॉब्लम आती है ऐसे, तो सीधे सीधे अब हमें थोड़ा सा अवेयरनेस चाहिए। ओके, ऑल्दो मैंने बताया कि गेट हाइफन एग्जीक्यूशन पॉलिसी आप रन करो, लेकिन ये प्रॉब्लम तुम सॉल्व कैसे करोगे, मान लो किसी के पास कोई दूसरा प्रॉब्लम आ गया, राइट, क्योंकि सिस्टम टू सिस्टम परमिशंस की प्रॉब्लम होती है, राइट। किसी का ऑफिस का सिस्टम है तो और भी प्रॉब्लम्स होंगी। तो हमें करना क्या चाहिए, तो आपको जो एरर मैसेज है, शॉर्टकट बताता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करो और सीधे सीधे चैट जीपीटी खोलो, चैट जीपीटी में जाओ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो एरर को, तो ये खुद ही हमें सजेस्ट करेगा कि क्या करना है। अब इसने खुद से बताया, देखो, ओपन पावर सेल एज ए एडमिन, पहली चीज तो है ना। तो पावर सेल ओपन करना है एज ए एडमिन, प्रेस स्टार्ट, और कैसे होगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, फिर हमें ये कमांड रन करना है। तो मैंने ये कमांड को क्या किया, कॉपी किया, और मैं पावर शेल को ओपन करता हूँ। पावर शेल ये है हमारे पास, तो मैंने इसको कॉपी किया, लेट से पावर शेल फिर से ओपन करता हूँ, पावर शेल, और यहाँ से मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन किया, तो पावर शेल की विंडो ओपन हो गई। अब सीधे सीधे ये कमांड मैंने पेस्ट किया और एंटर कर दिया, तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं कमांड अगर रन करूं, गेट हाइफन एग्जीक्यूशन पॉलिसी, तो यहाँ पे रिमोट साइंड मेरे पास आ गया, तो मतलब काम हो गया मेरा, ठीक है ना। अब मैं वापस से VS कोड में जाऊं अगर, लेट से, तो अब मैं कमांड को रन करूं वापस से, यहाँ पे npm स्पेस हाइफन वर्जन, तो आ रहा है, सिंपल हो गया। अब मुझे कमांड रन करना है, इंस्टॉल करना है, कौन सा, प्ले राइट, तो कमांड रन करो npm इंस्टॉल प्ले राइट, राइट। अब यहाँ पे @लेटेस्ट लिखोगे तो लेटेस्ट वर्जन ले लेगा, ठीक है ना। नहीं वैसे तो स्टेबल वर्जन लेता है जनरली, तो यहाँ से मैंने लेटेस्ट लिख दिया। अब ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दिया मेरे सिस्टम पे, तो इसने बोला एडेड 3 पैकेज, सारी चीज़ें आ गई, और इसने मेरे से वो कुछ भी नहीं पूछा कि टाइप स्क्रिप्ट चाहिए कि क्या चाहिए, जावा स्क्रिप्ट चाहिए, मेरे में देखो कोई ऑप्शन नहीं पूछा। तो माइट भी पहले से सब सिलेक्टेड रहा होगा, क्योंकि मैं बीच में इंस्टॉल किया था इसलिए नहीं लिया, बट जनरली इसीलिए मैंने दूसरे के सिस्टम पे कराया, क्योंकि अगर ये चीज़ मैं अपने सिस्टम पे करता फिर आप लोग करते तो आपको डिफरेंट दिखता, तो अटक जाते हैं। तो इसलिए मैंने फ्रेश सिस्टम पे कराया कि अगर उस टाइप के भी ऑप्शन मिलता है जैसे तुम्हारे में आया सुवर्णा, तो दैट्स फाइन, और अगर जिसमें ऑप्शन नहीं भी पूछता है तब भी कोई बात नहीं, ठीक है।
अब लेफ्ट हैंड साइड में जाके देखते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं ओपन करूँ तो ये नोड का पैकेज है, इसी के अंदर नोड मॉड्यूल के अंदर ही हमारी ये प्ले राइट की लाइब्रेरीज है, राइट। तो प्ले राइट की लाइब्रेरीज यहाँ पे सारी इंस्टॉल हुई है। इसके बाद इसके अंदर जाओ तो प्ले राइट की कोर लाइब्रेरीज हैं, वो भी यहाँ पे इंस्टॉल हुई है। यहाँ पे होता है पैकेज डॉट जेसन फाइल, राइट। तो इसके अंदर बेसिकली आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन आती है, राइट, कि जैसे डिफरेंट वर्जन का अगर प्ले राइट आपको यूज़ करना है तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्लियर? और तो यहाँ से आपको वेरीफाई करना था कि सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई तो हो गई। अब आपके पास कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट भी आएंगे, जैसे मेरे पास कोई सैम्पल प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा है, आपको प्ले राइट के सैम्पल टेस्ट केसेस दिख रहे होंगे, सैम्पल फोल्डर दिख रहा होगा प्ले राइट का, राइट। तो बेसिकली अगर मैं प्ले राइट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊँ, लेट्स से playwright.dev, और यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ और इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन में आके हमने ये कमांड रन किया, इंस्टॉल हो गया प्रॉपर। अब इसके बाद यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, व्हेन प्रॉम्प्टेड चूज कन्फर्म टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट। डिफॉल्ट क्या आता है? टाइप स्क्रिप्ट। फिर क्या करना है, टेस्ट फोल्डर नेम क्या देना है, टेस्ट और एंड टू एंड जो भी, तो आपने टेस्ट दिया था, राइट। तो अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो टेस्ट दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर इसके बाद ऐड गिटहब एक्शन फ्लो रिकमेंडेड फॉर सीआई, तो डिफॉल्ट यस होता है, नो भी कर सकते हो। तो यही 4 कंडीशन आपने पास किया था वहां पे, तो ये चीज आपको यहाँ पे बता रहा है। अब यू कैन रीरन द कमांड लेटर, इट डज नॉट ओवरराइट एग्जिस्टिंग टेस्ट, ठीक है। नाउ यूजिंग VS कोड एक्सटेंशन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यू कैन ऑल्सो क्रिएट एंड रन टेस्ट विद द VS कोड एक्सटेंशन। तो मतलब आप खुद से टेस्ट बना सकते हो, कोड को रन कर सकते हो, किसके थ्रू? VS कोड एक्सटेंशन के थ्रू। और दूसरा ऑप्शन ये है कि व्हाट क्या क्या अभी इंस्टॉल्ड हुआ, जैसे मैंने इंस्टॉल किया तो हमारे पास प्ले राइट का config.ts फाइल, पैकेज डॉट डेशन और टेस्ट, ये सब चीज़ें आपके पास दिख रही होंगी, लेकिन मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं दिखी ना तो मेरे पास प्ले राइट डॉट कॉन्फिग फाइल आ रहा है, ना ही मेरे पास टेस्ट का फोल्डर आया, ये सब चीज़ें नहीं आई। समझ गए? क्योंकि पहले से कहीं ना कहीं लाइब्रेरी मेरे पास पड़ी होगी, इसलिए उसने नहीं उठाया, ठीक है। अब यहाँ से अब हमें काम करना है, स्टार्ट करना है कि रन पहला टेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे ये कमांड। तो उससे पहले अब आपको क्या करना है कि जो तुम्हारे पास टेस्ट का पैकेज है उसके अंदर example.spec.js फाइल है, राइट। तो अगर तुम स्क्रीन शेयर करो तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये बेसिक स्क्रिप्ट काम करता है। तो फिर से स्क्रीन शेयर करो। अपनी स्क्रीन शेयर करो। तो प्ले राइट के जो एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट्स है उसको मुझे रन करके देखना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो सिंपल जो स्टेप्स दिए हैं हमें वही फॉलो करना है, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारे पास टेस्ट का फोल्डर है लेफ्ट साइड में, उसको एक्सपेंड करो और example.spec है। तो ये देखो, अब यहाँ पे फाइल का नाम क्या है, example.spec.ts, ts का मतलब टाइप स्क्रिप्ट एक्सटेंशन हो गया। तो इसको तुम JS भी कर सकते हो, राइट। तो अभी बाय डिफॉल्ट तुमने टाइप स्क्रिप्ट चूज किया, तो डबल क्लिक करो इस पे, ओपन करो। तो ये बाय डिफॉल्ट कुछ टेस्ट लिखा है। अभी ये आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, ये कैसे लिखा हुआ है, क्या है, कैसे काम कर रहा है। तो यही सारी चीज़ें मैं कल समझाने वाला हूँ कि एग्जैक्ट अपना स्क्रिप्ट खुद से हम लिख के ये चीज़ करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये अभी टेस्ट यूज़ करके सारी चीज़ें किया हुआ है, मैं प्रिटी मच इसको सिंपलेस्ट वे में आपको समझाऊंगा। अब आपको यही टेस्ट को रन करके देखना है कि जो पहले से प्री डिफाइंड टेस्ट है वो रन हो रहा है कि नहीं। मतलब ये क्या करेगा, playwright.dev की वेबसाइट ओपन करेगा, फिर जाके उसका टाइटल वैलिडेट करेगा, राइट। फिर उसके बाद एक लिंक है प्ले, उस पर गेट स्टार्टेड करके वहां पे जाके क्लिक करेगा, राइट। फिर उसके बाद जाके वैलिडेट करेगा कि इंस्टॉलेशन करके टेक्स्ट वहां पे है कि नहीं, इतनी चीज ये वैलिडेट करेगा, ठीक है। अब तुम्हें इसको रन करना है तो वापस से जाओ प्लेराइट की वेबसाइट पे, कमांड वहां से कॉपी करो playwright.dev वाली, तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करो, तो स्क्रॉल डाउन, अब यहाँ पे रन npx playwright test, तो ये कमांड कॉपी करो और टर्मिनल में जाके रन कर दो। जो यहाँ पे नहीं, विजुअल स्टूडियो के टर्मिनल पे एंटर।
तो देखो टेस्ट केसेस रन हो रहा है, प्ले राइट का स्क्रीन ओपन हो गया, मतलब इतनी तेजी से रन हुआ तुम्हें कुछ दिखा नहीं, है ना, और सारे के सारे टेस्ट फेल हो गए, सारे के सारे टेस्ट तुम्हारे फेल हो गए। अब कंसोल में जाओ वापस से, तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हुई है, हैज स्टार्टेड। अब ये बाय डिफॉल्ट स्टार्ट किस पे हुआ, क्रोम पे। तुम्हारे पास क्रोम है क्या, क्रोम इंस्टॉल्ड है सिस्टम में, नहीं, तो सबसे पहले जाके क्रोम इंस्टॉल करो, क्योंकि क्रोम तो चाहिए ही चाहिए हमें, तो डाउनलोड करके क्रोम इंस्टॉल करो। मीनवाइल किसी और का, नहीं तो हम इस पे एज पे भी कर सकते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन जाके चेंज करना पड़ेगा, बट नॉर्मली प्रीटी मच सिंपल रहना चाहिए। तो क्रोम जाके तुम इंस्टॉल करो। किसी और का यहाँ तक इंस्टॉलेशन हो गया और आप सेम कमांड रन करके चेक किया कि सब सही है, नहीं, शिवानी ने शेयर किया, ठीक है, वेरी गुड। हाँ सर। तो कमांड जाके रन करो, टेस्ट npx ना playwright MP। टेस्ट। ओके। क्रोम है ना तुम्हारे पास, हाँ हाँ है। ठीक है। तो 6 टेस्ट केसेस रन हो रहे हैं ना, जी। तो क्रोमियम टेस्ट एग्जाम्पल, वेट करो, एरर, ब्राउजर टाइप लॉन्च एग्जीक्यूटेबल डज नॉट एग्जिस्ट, सी श्री ऐप डेटा समथिंग। तो ये देखो क्रोम को डाउनलोड नहीं कर पा रहा है, क्रोम के एग्जीक्यूशन फाइल को, कोई बात नहीं, रन हो गया। स्क्रॉल डाउन करो, तो तुम्हारे पे भी फेल हो गया। तो क्रोम का वर्जन चेक करो, क्रोम ओपन हुआ तो है, नीचे जाओ ओपन करो, इसमें रिपोर्ट आया होगा, रिपोर्ट ओपन करो लेफ्ट साइड पे, तो तुम्हारे में भी सारे फेल हो गए। तो इसका एक फेल हो प्रॉब्लम गया। ये है, क्योंकि इनिशियल सेटअप में प्रॉब्लम होती है यही सारी चीज़ें का, जो कॉन्फ़िगरेशन हमें करना होता है। तो अब इसको फिक्स कैसे करना है, राइट। तो सबसे पहले ओके। आपको लेफ्ट साइड में, राइट हैंड साइड में 3 डॉट्स है क्रोम पे, तो क्रोम को जाके पहले तो अपडेट करो। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग सिस्टम में अपडेटेड नहीं रहता, तो यहाँ पे तुम्हें जाना है, स्क्रॉल डाउन करो, और भी हेल्प, हेल्प में जाओ, हेल्प में अबाउट गूगल क्रोम, तो ये अभी 1.42 है, तो क्रोम इज अप टू डेट, तो क्रोम तुम्हारा अप टू डेट है दिस वर्जन, ओके। और अब प्ले राइट का तुमने कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया था, प्लेराइट का मैंने जस्ट इंस्टॉल किया अभी है। लेटेस्ट वाला ना। हाँ। तो अब हमें ये करना है कि प्ले राइट और तुम्हारा गूगल जो क्रोम है, उन दोनों की कंपेटिबिलिटी चेक करनी है कि ये इसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक ओके। है। और दूसरी चीज, एक काम और करना है, कंसोल में जाओ, कंसोल में स्क्रॉल अप करो, एक लोकेशन उसने दिया होगा वहाँ पे कंसोल में तुम्हारे पास, कि जहाँ पे क्रोम ड्राइवर की exe फाइल बाय डिफॉल्ट डाउनलोड होनी चाहिए थी। यहाँ पे, ओपन किया है क्या, यहाँ पे बात। नहीं नहीं, क्लोज नहीं किया, ये वाला ना यहाँ। नहीं 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 नहीं, नहीं। कंसोल में जाओ, कंसोल कौन सा, अपना वीएस npm पे। वीएस कोड का कंसोल, वीएस कोड का कंसोल, ओके। इसके कंसोल में जाओ, ऊपर जाओ, स्क्रॉल अप करो, थोड़ा सा और स्क्रॉल अप करो, ऐप डेटा के अंदर बेसिकली वो जाता है, तो तुम्हें पूरा पाथ कॉपी करना है वहां से। हाँ, यहाँ पे होल्ड 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 होल्ड, तो यहाँ पे देखो एक कमांड नीचे दिया है पाथ में, सी यूजर्स श्री डेस्कटॉप टेस्टिंग पर्पस नोट मॉड्यूल प्ले राइट कोर लाइब्रेरी सर्वर रजिस्ट्री ब्राउजर फीचर डॉट जेएस समथिंग, राइट। तो ये तुम्हें बता रहा है कि पर्टिकुलर यहाँ से ये कोड एग्जीक्यूट करने की कोशिश किया, लेकिन डाउनलोडेबल, स्क्रॉल अप करो या डाउन करो, कहीं पे वो फोल्डर आएगा ऐप डेटा करके, जिसके अंदर वो डाउनलोड करता है exe फाइल। npx playwright इंस्टॉल करने की कोशिश किया इसने दोबारा से, सी यूजर npx कैसे नोड मॉड्यूल, ठीक है। नहीं तो एक काम करो तुम, सिंपल, ये तुरंत बता देगा अभी प्रॉब्लम क्या है। तो जो तुम्हारा कंसोल का जो पूरा एरर है ना, उसको कॉपी करो और चैट जीपीटी ओपन करके पेस्ट करो,
यहाँ से क्या, यहाँ से पूरा हाँ, जहाँ से एरर आना शुरू हुआ है एरर कोड से। पूरा कॉपी करो और जाके पेस्ट करो। चैट जीपीटी ओपन करो और सब लोग इसको रन करके देखो कि सबके पास सिमिलर प्रॉब्लम है कि अलग अलग है। ओके, तो ये बता रहा है कि प्ले राइट का ब्राउजर आर नॉट इंस्टॉल्ड। तो मतलब लॉजिकली पहले क्या होता था कि प्ले राइट बाई डिफॉल्ट ब्राउजर वगैरह उसके वेबकिट सब इंस्टॉल होते थे, बट इसने जब इंस्टॉल किया तो प्ले राइट वॉज जस्ट इंस्टॉल्ड और अपडेटेड, प्लीज रन दिस। तो मतलब ये फिर से हमें प्ले राइट इंस्टॉल करने को बोल रहा है कि लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल नहीं हुआ है। ओके, ओके। तो एक बार npx प्ले राइट इंस्टॉल करो। npx प्ले राइट इंस्टॉल हमने npm से इंस्टॉल किया था ना, npx से ही किया था ना। एनपीएक्स ही किया था। हाँ, फिर से रन करो इस कमांड को, होल्ड करो, रन हो रहा है, होल्ड होल्ड होल्ड। हम्म, अभी देखो ये डाउनलोड कर रहा है ना, डाउनलोड क्रोम। क्रोमियम हेडलेस कर रहा है ना, तो पहले नहीं कर रहा था, यस। अभी ये डाउनलोड कर रहा है। तो कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आएगी। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम भी मेरे इस पे आया था, बट नेटवर्क इशू की वजह से फिर ये क्रोमियम बंद हो गया डाउनलोड होना। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम लेता है। किसी किसी के सिस्टम पे ये सब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और किसी किसी के सिस्टम पे ऐसे अलग अलग टाइप के कुछ ना कुछ मिलेंगे। तो डोंट वरी। तुम्हारा इंटरनेट भी स्लो है। हाँ, मैं लाइट गई है, मोबाइल से कनेक्ट किया है। ओके, वेट फिर तब तक और सब लोग, स्वर्ण तुम भी सेम कमांड रन करो, फिर से डाउनलोड करो और रन करो। अगर आपका हो जाता है तो फिर आप स्क्रीन शेयर करो, अगर जल्दी इंस्टॉल हो जाता है तो। तो आज का सबका होमवर्क क्या है, बेसिकली सबको ये सारा सेटअप बना के जो डिफॉल्ट स्क्रिप्ट है वो सबके सिस्टम पे रन होना चाहिए। दिस इज द थिंग, राइट। तो कल अगर यहाँ तक सबका रन होना चालू हो गया तो कल इसी के आगे हम अपनी स्क्रिप्ट लिखेंगे, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट प्ले राइट ने जनरेट किया था, हम उसको रन करके देख रहे हैं। फिर कल हम क्या करेंगे, हम अपना कोड बनाएंगे और लाइन बाय लाइन एक एक लाइन का कोड लिख के देखेंगे कि कैसे प्ले राइट काम करता है। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सबका आज तक का सेटअप डन होना चाहिए। सर वो वीएस कोड में एआई का ऑप्शन कहाँ पे है? एक्चुअली मेरे में एग्जिस्टिंग वीएस कोड था। तो अगर लेटेस्ट वर्जन में बाय डिफॉल्ट आता है, पुराना है तो उसको भी अनइंस्टॉल करके लेटेस्ट ले लो, नहीं तो अपडेट कर लो। सर ये रिटर्न रिटर्न हो रहा है क्या, मीन्स नहीं नहीं फिर से हो रहा है क्या ये? नहीं, पहले तुम्हारा क्रोम किया, अभी ये फायरफॉक्स कर रहा है। ओके, तो और हर एक ब्राउजर करेगा ये ऐसे? क्योंकि सारे ब्राउजर को सपोर्ट करता है ना, तो ये डिफॉल्ट सबको डाउनलोड करके इकट्ठा रख लेगा। ओके, फिर किसी भी कोई भी ब्राउजर पे रन कर लो। राइट। अभी एक और भी करेगा शायद, वेब किट, अगर नहीं किया होगा तो। सर आप सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करोगे क्या? यस। ओके। अब वेब किट अभी भी वेब करेगा। किट भी। ये तीनों करेंगे।
ठीक है, अब कमांड रन करो npx प्लेराइट। इंस्टॉल नहीं, ये नहीं रन करना है, कर एरो ओपन करो फिर से, ये करोगे तो फिर से ये रन हो जाएगा अभी। इतना खतरनाक कीबोर्ड चल रहा है। npx प्लेराइट टेस्ट, npx playwright test. npx स्पेस प्लेराइट टेस्ट। एंटर। तो ये 6 टेस्ट केसेस चल रहे हैं यूजिंग 2 वर्कर्स, मतलब 2 वर्कर्स में काम कर रहे हैं, मतलब पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रहा है। Okay. अब ये देखो तुम्हारा फायरफॉक्स पे भी रन कर रहा है, क्रोम पे भी रन कर रहा है, 2 ब्राउजर पे इकट्ठा रन कर रहा है। नीचे बता रहा है कि कितने टेस्ट रन हुए, तो 4 आउट ऑफ 6 हो चुके हैं। अब जैसे तुम लोग को ब्राउजर यहाँ नहीं दिख रहा है फ्रंट पे, तो ब्राउजर हेडलेस मोड में चल रहा है, तो उसको हमें इनेबल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो ये बैकग्राउंड में रन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम्हारे कंसोल में आ गया